अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड कोटेशंस। फ्रेंड्स, आज हम अपना न्यू नावल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ज़िद्दी मोहब्बत, जो कि लिखा है सिला शेख ने। ये जो नावल था ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी जिसमें हम ये नावल स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो मैंने कोई और नावल रिकॉर्ड किया था, लेकिन हम इसके बाद इंशाल्लाह वो अपलोड करेंगे क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं इसे पढ़ना मुनासिब समझा। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपना नावल स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आंखें खुल रही थीं, सर में दबाव यूं महसूस हो रहा था जैसे कि पूरी इमारत गिर पड़ी हो इसके वजूद पर, और वो बल खाकर किसी अंधेरे कुएं में चली गई हो। शऊर की दुनिया में कदम रखने के बावजूद वो खुद को लाशऊर की दुनिया का बासी समझ रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वह महसूस कर सकती थी कि किसी अंधेरे कमरे में मौजूद है जहाँ अमले तनफ़ुस सिर्फ इसकी ज़ात पर हो रहा था। लेकिन इस कमरे से बाहर वो बहुत से लोगों की आहट सुन सकती थी। प्यास की कमी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे एहसास बेदार हो रहे थे वो उठना चाहती थी, लेकिन उसकी टांगें हरकत करने से इनकार कर रही थीं। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और दो चलते हुए कदम इसके बहुत करीब आ गए। वो कुछ देख नहीं सकती थी मगर महसूस कर सकती थी। ये कलोन जिस शख्स ने लगाया हुआ था इसने पहले भी महसूस किया था। वो बहुत करीब से ये तजुर्बा कर चुकी है। वो बेआवाज़ हरकतों सकनात महसूस कर रही थी। कोई पानी का गिलास लाया है, इसके सर के नीचे कोई हाथ है और थोड़ा सा झटका देकर ऊपर उठाया है और होंठ खुद ही खुल गए और पानी पिलाया जा रहा है। वो किसी मामूल की तरह ये काम कर रही थी। फिर एक आवाज़ उभरी इसके कान के करीब। बहुत इंतज़ार किया मैंने इस लम्हे का, हमदिया शाह। और लम्हे के 1000वें हिस्से में हमदिया ने यह आवाज़ पहचान ली। इसके लबों से आह निकली। अज़लान शाह की सूरत में ये खुशबू, ये आवाज़, ये आहट वो क्यों ना जानती। पिछले 4 माह से ये इंसान इस पर सवार था, लेकिन ये सब क्यों और क्या क्या था? क्या ये बदला लेने का तरीका था? ये बताना चाहता था अज़लान शाह के आज भी सच बोलने वालों का अंजाम बहुत भयानक होता है। इन सब सवालात के जवाबात इसके सामने बैठा शख्स दे सकता था, जिसे वो देख तो नहीं सकती थी मगर महसूस कर सकती थी। क्यों किया तुमने ये सब अज़लान शाह? वाह वाह हमदिया शाह, तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझे लाखों क्या करोड़ों क्या अंधेरे में भी पहचान सकती हो। तुम्हारा और मेरा बेनाई का रिश्ता नहीं, क्योंकि ये तो मादी सहारा है, एक इंसान का दूसरे इंसान को पहचानने का ज़रिया है। इससे साबित हुआ कि कुछ तो ख़ास है तुम्हारे मेरे दरमियान। नहीं, कुछ नहीं, बहुत कुछ है। मुझे तो क्यों क्या कहती हो तुम? यार इतनी खामोश मत रहो, क्योंकि मुझ में अब इतनी सलाहियत नहीं कि खामोश की ज़ुबान पढ़ सकूं। अज़लान शाह, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, और अगर कभी बन भी गया तो सिर्फ नफ़रत का होगा। एकदम अज़लान की उंगलियों ने हरकत की थी और हमदिया शाह के लबों तक पहुँच गई थी। ना ना हमदिया शाह, नफ़रत करने की जिसारत कभी मत करना। बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें भी और हमें भी, क्योंकि ये नफ़रत का रिश्ता मोहब्बत की सीढ़ी का पहला कदम होता है, और अगर मोहब्बत हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुमसे नफ़रत ना हो सकेगी और इंतकाम ना लिया जा सकेगा, क्योंकि मोहब्बत किसी और की गुंजाइश कब छोड़ती है। नहीं नहीं, मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। बहरकैफ तुम मुझसे नफ़रत करने की और वजह तलाश करो। मैं जब तक इंतकाम लेने का इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने से भरपूर नफ़रत करने का मौका फ़राहम करना चाहता हूँ। अज़लान शाह हमदिया शाह के लबों से सरसराहट की थी। मुझे किसी वजह या मौके की ज़रूरत नहीं। तुमसे नफ़रत करने का मैं अपना अहद पूरा करना चाहती हूँ। इसके मुताबिक तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन ठहरे। चलो, किसी काबिल तो समझा तुमने। मोहब्बत ना सही, नफ़रत ही सही। बचपन से ही बहुत फरमाबरदार ठहरा हूँ। जो मिले इसी पर गुजारा करने की कोशिश करता हूँ। काम की बात करो अज़लान शाह, मैं जानती हूँ वक्त की दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी हो। बेवजह और बेमकसद वक्त बर्बाद नहीं करते, तो अपना मकसद बयान करो। लम्हे जैसे जैसे गुजरते जा रहे थे। हमदिया शाह, तुम मुझे हैरान कर रही हो। तुमसे मुझे ऐसी ही सोच की तवक्का थी। मुझे लगता है तुम मेरी हर तवक्का पर पूरी उतरोगी। अज़लान शाह, मुझे पता है ये तुम जैसे सियासतदानों का वतेरा है कि बगैर तमहीद बांधे कोई बात नहीं करते, लेकिन अभी इन सब का वक्त नहीं है मेरे पास। हमदिया शाह बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा कर पा रही थी, क्योंकि इसका दिमाग फिर से नीम बेहोश हो रहा था। हमदिया शाह, बात भी होगी और मकसद भी होगा, इन सब की वजह भी मालूम होगी, लेकिन तुम्हारे होश में आने के बाद मैं तुम जैसे नीम मुर्दा एहसास रखने वाले शख्स से इंतकाम का सोच भी नहीं सकता। अज़लान शाह, तुम्हारी सोच है जब से तुमसे मिली हूँ सारे एहसास जाग उठे हैं। अब तो लाशऊर में भी तुम्हें पहचानने लगी हूँ। तुम शुरू करो, मैं तुम्हारी गंदी सोच की हद देखना चाहती हूँ। अज़लान, और इसके हाथों में हमदिया शाह का सर ठलक गया।
हाँ हाँ हाँ, हमदिया शाह अभी नहीं, वक्त से पहले और बेवक्त मैं कुछ नहीं बताता। रुक जाओ, ये सब कुछ इंतज़ाम मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। शाहवाला में शादियाँ की तैयारियाँ अरूज पर थीं। इस घर का वो कौन सा कोना था जहाँ रोशनी मौजूद नहीं थी? हर कोना बुर्की लाइटों से सजाया गया था। आखिर ऐसा क्यों ना होता? शाह खानदान की सबसे बड़ी बेटी की शादी थी। शेरून शाह पूरे घर की लाडली थी, 2 भाइयों की इकलौती बहन थी और शाह खानदान की पहली बेटी होने का एजाज़ भी हासिल था। अरहम शाह और राहिम शाह की जान थी, अपने बाबा शाह सिकंदर के जीने की वजह थी। माँ इस हस्ती को वो बस नाम की हद तक जानती थी, क्योंकि ये वो कमी थी जिसे वो कम महसूस करना चाहती थी, उतना ज़्यादा महसूस करती थी। क्योंकि जब वो छोटी थी तो इसकी जन्नत अपनी जन्नत में जा समाई, लेकिन माँ के नाम पर जैसे इसकी दुनिया में देखा था, वो जवेरिया चच्ची थी, जिनकी ममता के साए में सब बड़े हुए, और चचा अब्बास शाह, जिन्होंने दोस्त की कमी पूरी की। अगर शेरून शाह घर की जान थी तो हमदिया अब्बास शाह सबकी लाडली थी। ऐसी कौन सी जिद थी जो हमदिया शाह की पूरा नहीं होती थी? लेकिन वो सबसे मुनफरिद थी, बहुत काबिल, खूबसूरत और ज़हीन। लेकिन कहीं इसकी ज़ात में कमी थी, क्योंकि इसको लगता था कि जवेरिया शाह की सारी मोहब्बत, अनायत और ज़िंदगी सब तमाम होती है शेरून शाह पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमदिया शाह ये क्यों भूल जाती थी कि जब वो खुदावंद ने इसे जवेरिया शाह की झोली में नहीं डाला था, तब तक शेरून शाह ही अपनी नन्ही नन्ही हरकतों से इनकी ममता की प्यास बुझाती रही है। लेकिन ये सब बातें समझने के लिए दिल में गुंजाइश की ज़रूरत होती है, और वही हमदिया शाह के दिल में नहीं थी जवेरिया शाह के लिए। लेकिन इसकी ज़िंदगी का अहम तरीन पहलू शेरून शाह से टकराता था। वो अपनी ज़िंदगी का इतना मुकम्मल होना, इतना काबिल होना और इतना पुरएतमाद होने का एहसास शेरून शाह को देती थी, जिसे वो अपनी माँ, दोस्त, हमराज समझती थी। और शेरून शाह ने भी इसे अपनी अजीज़ अज़ जान जाना था, और इसकी हर बात ज़ुबान तक आने से पहले जान जाती थी, इसकी हर आर्ट पर मुतवज्जा हो जाती थी। शाहवाला में जहाँ सभी दुखी थे शेरून शाह के जाने से, वहीं इसकी खुशी में खुश थे, क्योंकि अजलान शाह इसकी अव्वलीन चाहत थी और इसकी खुशी थी, इसकी मोहब्बत। अजलान शाह को इसने पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी में देखा था, जब वो अपने बाकी हम जमायतों के साथ अपनी क्लास में जाने का इंतज़ार कर रहा था। इनकी मुलाकात बहुत इत्तफाकिया हुई थी। शेरून शाह बेशक बहुत खुले माहौल की परवरदा थी, लेकिन उसमें एक फितरी झिझक मौजूद थी। वो बहुत ही मासूम और अपने माहौल की लड़कियों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। शायद यही वो मासूमियत थी जिसने अजलान शाह को अपील किया था, और वो पहली ही झलक में इसको अपना दिल दे बैठा। वो मलक के नामूर एक्सपोर्टर्स और सियासी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। कुछ ख़ानदानी झगड़ों की वजह से अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं कर पाया, लेकिन 2 साल बाद वो फिर से आईटी डिपार्टमेंट में खड़ा था। वो अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहता था, क्योंकि अजलान शाह चाहता था इसके पास मुकम्मल डिग्री हो। इसी ख्वाब की तकमील के लिए वो आज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में खड़ा था। यूनिवर्सिटी अपने आप में एक जहां रखती थी, बुलंदो बाला इमारत और खुले ग्राउंड, हर ज़रूरत से रास्ता, लेबॉर्ट्रियाँ थी। तकरीबन हर तालिब इल्म का ख्वाब आज पाया तकमील तक पहुँचना था, क्योंकि यूईटी में एडमिशन लेना कुछ आसान ना था। शेरून शाह और ज़ारा आलमगीर, जो इसकी बेहतरीन दोस्त होने के साथ साथ खाला की बेटी थी, दोनों घबराए हुए चेहरे लेकर आईटी डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रही थी। इसी दौरान ज़ारा आलमगीर का टकराव सलार शाह से हो गया। जहां वो पहले ही सोचे बैठी थी कि आज किसी सीनियर ने फूल बनाने की कोशिश की तो करारा जवाब देगी, और सलार शाह ने इसे मौका फ्राहम किया। मैं मानती हूँ कि आपकी उम्र हो गई है, लेकिन अगर इतना ही शौक है घूमने फिरने का तो ऐनक लगा कर घूमें। ओ हेलो मैडम, आपको क्या लगता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ? माना कि आप बहुत हसीन हैं, लेकिन आपको भी अपनी हसीन आंखों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आपसे 2 साल छोटा ही लगता हूँ। अच्छा लगने की क्या बात है, इस वक्त किसी के दादा अब्बा लग रहे हैं। इसी वक्त सलार को याद आया कि कितने दिनों से इसने शेव नहीं की थी। शायद इसी वजह से इसने सलार पर दादा अब्बा का लेबल लगाया था। देखिए मोहतरमा, इस तरह मुझे दादा अब्बा कहने का कोई हक नहीं है आपको। मैं अगर आपको कोई रायत दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे कुछ भी कहें। मुझे आप जैसे सीनियर स्टूडेंट से रायत की तवक्का तो नहीं। पिछले 15 मिनट से आप खुद को मुझसे छोटा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीएस करने का दोबारा से इरादा रखते हैं। आपसे किसने कहा मोहतरमा कि हम सीनियर्स हैं? मेरे भी आज ही इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास है, और मैं भी आपकी तरह पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ज़ारा ने अच्छा को काफ़ी लंबा खींचा था, जैसे इसने सलार की कोई चोरी पकड़ ली हो। तो सीनियर ने नया तरीका निकाला है जूनियर्स को बेवकूफ़ बनाने का।
मोहतरमा, आपको क्यों लग रहा है कि मैं सीनियर हूँ? मोहतरम, अपनी उम्र देखिए या आईने में अपना चेहरा। सलार ने जवाबी कार्रवाई के लिए लब वाह किए ही पीछे से अजान शाह की आवाज़ आई, सलार आजा यार, कल क्लास का पता चल गया है। इतने में शहरून भी ज़ारा को लेने आ गई। सभी खरामा चलते हुए कमरा जमायत में मौजूद थे और कुछ ही वक्त प्रोफेसर अमान कमरा जमायत में तशरीफ़ लाए। अपने तारुफ के बाद इन्होंने 2 स्टूडेंट्स का नाम लिया और इनको स्टेज पर बुलाया। अजलान शाह और सलार शाह दोनों ही मौजूद थे। प्रोफेसर साहब ने दोनों की तरफ इशारा करके कहा, ये हमारे शहर का ही नहीं मुल्क का भी असासा है और अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अजलान शाह और सलार शाह दोनों शाह इंडस्ट्री के मालिक हैं। नामूर सियासतदान अदन शाह के बेटे हैं और अजलान शाह ने अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने की खातिर पढ़ाई को कुछ वक्त के लिए तर्क किया था। मुझे उम्मीद है आप सबको इनके तजुर्बे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जहाँ सभी इनके तारुफ पर आंखें खुली थी, वहीं ज़ारा आलमगीर का मुंह खुला था और कहका उभरा और सभी ने इस तरफ हैरत से देखा और शहरून शाह ने इसकी टो लगाई थी। प्रोफेसर अमान ने बहुत गुस्से से ज़ारा की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हों कि मैं यहाँ कोई लतीफ़ा सुनाने आया हूँ। सर अमान ने पूछा, जी बताया, क्या ऐसी क्या बात लगी है हमारे मज़हब गुफ्तगू में जो यूँ मुस्कुरा रही हैं, बल्कि कहना चाहिए कहकहों की बारिश कर रही हैं। नो सर, एक्चुअली मुझे लगा कि ये सीनियर स्टूडेंट्स और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और अब पता चला कि ये हमारी तरह जूनियर्स हैं तो हंसी निकल गई। बहरकैफ जो भी हो, ये उम्र और तजर्बे में आपसे काफ़ी सीनियर्स हैं। आपको इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आप भी इनकी संगत में रहें ताकि जल्दी कुछ सीख जाएँ। मैं इनसे कुछ सीखूं ना सीखूं, बूढ़ी जल्द हो जाऊंगी। इनके बाद पूरी क्लास में इनका कहकों का जहान उभरा था। खामोश, मजाक के अलावा कोई काम करना हो तो बताना मुझे। अभी मुझे लगता है पढ़ाई का मूड नहीं है आप लोगों का। नो सर, अब ऐसी भी बात नहीं, अब पढ़ाएं तो हम पढ़ेंगे। किसी लड़की की आवाज़ उभरी थी। सर ने अजलान शाह और सलार शाह को जाने का इशारा किया। वो लोग फरमाबरदारी से सीटों पर आ गए। सर ने क्लास का बाकायदा आगाज़ किया। आज की क्लास तारुफ पर मुश्तमिल थी। दोबारा जब होश आया हमदिया शाह को, तो वो कमरा और कुछ रोशन था। कमरे में हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी इसे ज़रूरत पड़ सकती थी, यानी फर्नीचर। यूँ मालूम होता था जैसे अभी अभी शोरूम से लाया गया है। किताबें, LED पर्दे खूबसूरत तरीन थे। यूँ महसूस होता था हर चीज़ शीशे की बनी है और हाथ लगाया तो टूट जाएगी। हमदिया शाह ने हिम्मत पैदा की और उठकर बैठ गई, क्योंकि अब इसको अपना दिमाग लगाना था। अजलान शाह ढके छुपे अल्फाज अपना मकसद बयान बता चुका था। सबसे पहले इसने पास पड़े क्रिस्टल के डेकोरेशन पीस को पीछे किया और जग उठाकर पानी उंडेला और गिलास मुंह को लगा लिया। हिम्मत मुज्तमा करके इकट्ठी और वॉशरूम चली गई। सफ़ेद मार्बल का बना हुआ वॉशरूम हर ज़रूरत से रास्ता था। ये सब देखकर इसे लग रहा था जैसे इस कमरे और वॉशरूम की सेटिंग इसके ज़ौक़ के मुताबिक की गई है। हमदिया ने जल्दी से बेसन के पास जाकर मुंह पर 2-3 छींटे मारे और अपने हवास को बहाल किया। आईने में देखकर इसको महसूस हुआ कि इसका स्कार्फ जो हमा वक्त अपनी सुराही वार गर्दन पर लिपेटे रखती थी, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है और इसके तमाम बाल जो कैचर में जकड़े हुए थे, वो खुलकर इसकी कमर पर आबशार का मंजर पेश कर रहे हैं। बेशक खूबसूरती हमेशा से शाहों की गुलाम रही है, लेकिन हमदिया की बात अलग थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ हाजिर दिमाग भी थी। बड़ी बड़ी झील जैसी आंखों से हर वक्त जहानत छलकती थी। सतवान नाक जिस पर लौंग सजी हुई होनी चाहिए, वहाँ गुस्से और तमकनत ने जगह घेर रखी थी। पंखड़ी जैसे शफाफ हों, जहाँ से फूल गिरने चाहिए वहाँ से सियासतदानों के लिए सख्तगीर अल्फाज निकलते थे और इनके बखिए उधेड़ते थे। हमदिया शाह की आवाज़ जो किसी कोयल की मात देती थी, वही आवाज़ सियासतदानों को कराहियत लगती थी, क्योंकि इनके बहुत से राजों से पर्दा उठाने का बायस यही आवाज़ बनी थी। वो बहुत जल्द तरक्की की सारी सीढ़ियों का पार करती हुई बुलंदियों तक पहुंच रही थी, लेकिन फिर इसकी मुलाकात नसरीन से हुई, जो कि किसी शाह खानदान की वारसती नौकरानी थी, जिसने इसे बताया था कि शाह खानदान इनके वारिस इनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिनसी हवस पूरा करने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद अपनी हवेली की पुरानी बुसीदा क्वार्टर साइड का हिस्सा बना देते हैं। हमदिया शाह हर काम शोहद और सबूत की बिना पर करती थी, तो इसलिए सोचा क्यों ना खुद हवेली में नौकरानी की ज़िंदगी बसर की जाए। इस सिलसिले में इसने अपनी बहन शहरून शाह और फ्योंसी अरहम शाह को एतमाद में लिया। पहले अरहम शाह इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ। हमदिया डियर, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की? यार, ये जो हवेली वाले लोग होते हैं, ये किसी मुआशरे कानून और शरीयत को नहीं मानते। इनके अपने असूल और ज़ाब्ते होते हैं, इनकी अपनी अदालत होती है। तुम इन चक्करों में ना पड़ो यार। आज तक किसी सियासतदान, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी जज की हिम्मत नहीं हो सकी इन रवायात को ख़त्म कर सके। मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। अरहम शाह, कौन तुमसे इजाज़त मांग रहा है? मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ। अगर तुम्हारी अम्मा जवेरिया शाह को पता चलता
है तो कोई ड्रामा ना बना दें। हमदिया शाह, माना कि तुम बहुत मुनफरिद हो, तुम जब अपनी बड़ी बड़ी सहर आंखें उठाती हो तो समंदरों की लहरें ठहर जाती हैं, बादल चलते में रुक जाते हैं। अरहम शाह, अगर तुम्हारा रोमांस ख़त्म हो गया हो तो काम की बात करें। बहुत जालिम हो तुम हमदिया शाह, बल्कि यूँ कहना चाहिए, यूँ तेरे दिल में ही मेरी चाहत लवारिस लाश हो किसी सर्द खाने में। अरहम शाह, ये तुम दिमाग ख़राब करने वाली शायरी की किताबें पढ़ने की बजाय को कानूनी किताबें पढ़ लो तो कुछ अच्छे वकील बन सकते हो। ये तेरी खामख्याली है हमदिया शाह। लोगों से पूछो मेरी कदर, तुमने तो घर की मुर्गी दाल बराबर समझी। और रही शायरी की बात, वो हमारी रूह की ग़िज़ा है जिसकी ज़रूरत हमें दिन ब दिन ज़्यादा महसूस हो रही है। छोड़ दो ये सब अरहम। अच्छा, मैं छोड़ देता हूँ। एक चीज़ छोड़ने पर दूसरी मिलती है, शायरी छोड़ने पर हमदिया शाह मिलेगी। अरहम शाह, एक दिन तो तुम्हारा नाम मेरे नाम से लिखा जाएगा। लेकिन हमदिया शाह, मुझे नाम की नहीं ज़रूरत, दिल चाहिए। अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ मेरे साथ हो ना। देखो यार, मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक निभाने की बात है तो मैं ज़िंदगी भर के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी के लिए जो तुम सोच चुकी हो वो तुम करके रहोगी, मैं साथ हूँ या ना हूँ। तो लिहाजा साथ ना निभा कर मैं तुम्हारी नाराज़गी मोल नहीं ले सकता। सो आई एम रेडी। अरहम शाह, अगर तुम इतनी फ़िलॉसफी झाड़ने के बजाय सीधा सीधा कहते कि मैं खुश हूँ जो तुम कर रही हो, चलो छोड़ो, आओ अब अपना अब आप पिया शहरून के पास चले। इनको तुमने ही दलाइल देने हैं और राज़ी करना है। कभी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हारा वकील बन के रह जाऊँगा। प्लीज़, मैं इस वक्त तुम्हें समझाने के मूड में बिल्कुल नहीं। ये बात कहते कहते शहरून के दरवाजे की तरफ चल पड़ी और वो जैसे ही शहरून के ग्रीन रूम में दाखिल हुए, एक पकीज़ा सी हवा हमदिया के वजूद से टकराई। शहरून शाह का कमरा इसके ज़ौक़ के मुंह का बोलता सबूत था। कारपेट से लेकर बेड कवर तक हर रंग में ढला हुआ था। माहौल की पकीज़गी एक बड़ी वजह 5 वक्त की नमाज थी जो बाकायदगी से अदा करती थी, और दूसरी वजह सामने शीशे की खिड़की के इस पार का मंजर था जो कुदरती हुस्न का मुंह बोलता सबूत था। वो इस खूबसूरती के सहरे से बाहर निकली और जल्दी जल्दी शहरून अपिया की गर्दान करने लगी। शहरून अपने कमरे की ही छोटी सी लाइब्रेरी में बैठी थी, जल्दी से उठकर आया। जानती थी कि जब हमदिया शाह इसके कमरे में ऐसे दाखिल होती है तो इसकी वजह कोई काम या अपनी ज़िद पूरी करवाना होता है। हाँ जी शहरून, अपिया की जान, क्या काम था आपको? अपिया, आपको क्यों लगा कि काम के सिलसिले में आपसे मिलने आऊँगी? क्योंकि मेरी जान, आप काम में इतनी मसरूफ़ हो गई हैं कि आपके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं। क्या मतलब अपिया, आप क्या कहना चाहती हैं? देखो ना, बाल कितने लंबे हो गए हैं, कभी भी कमर से नीचे नहीं गए। अब तो हसीन आबशार का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर कपड़ों की तरफ आओ तो लगता है काफ़ी महीनों से शॉपिंग नहीं की। वही पुराना स्कार्फ और ग्रीन कुर्ता जो मैंने तुम्हें दिया था। जी बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास वक्त नहीं। लंबे बाल होने का ये मतलब नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिला। ये भी हो सकता है कि मैं लंबे बाल रखना चाहती हूँ। और रही बात कुर्ते की, तो मुझे ये बहुत पसंद है। एक बात बताऊं तुम्हें, जितना तुम खुद को जानती हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हें जानती हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ जिया, और वो खुशी हो या गम, बीमारी हो या तंदुरुस्ती। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हराहट पहचानती है, वैसे ही शहरून शाह के अंदर कहीं हमदिया शाह पलती है। हाँ, ये बात तो है, आप मेरी माँ जैसी नहीं बल्कि मेरी माँ ही तो हैं। क्या हुआ, आपने मुझे जन्म नहीं दिया, पाला तो आप नहीं है। वो जिसने मुझे जन्म दिया वो तो नाम की माँ है। नहीं हमदिया शाह, ऐसा नहीं कहते। बुक रूम का दरवाज़ा खुला और जवेरिया शाह रूम में आई और साथ ही आवाज़ उभरी, जवेरिया शाह, क्यों ज़रूरत पड़ती है अपनी सफाई देने की जब आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं? तो कोई बेकसूर शख्स कभी भी अपनी सफाई पेश नहीं करता। बकवास बंद करो अपनी हमदिया। शहरून अपिया, आप भी मुझे क्यों कहती हैं हमेशा? अपनी वालदा को क्यों नहीं कहती मुझसे कलाम मत किया करें? हमदिया, ये किस लहजे में अम्मा से बात कर रही हो? क्योंकि ये इससे भी बुरे के काबिल हैं। ठागी आवाज़ पर हमदिया ने पास पड़ा गुलदान फेंका। एकदम शहरून का हाथ उठा और हमदिया के चेहरे पर निशान सब कर गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और शहरून शाह का ये कहना था कि हमदिया शाह भाग गई, चेहरे पर हाथ रखकर। अम्मा, आप इसकी बातों से परेशान ना हो, अभी बच्ची आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। नहीं शहरून, वो कभी नहीं समझेगी। 22 साल हो गए मुझे इस उम्मीद पर जिंदा हूँ। नहीं, मैं इसको समझाऊंगी, आप परेशान ना हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरब जो गुजर रहा था वहाँ से इसे भागती हुई हमदिया और रोती हुई अम्मा को देखकर मामला समझने में देर नहीं लगी। अम्मा, आप परेशान ना हो, एक दिन इसने बहू तो आपकी ही बनना है, फिर हम मिलकर बदले लेंगे। अम्मा की इस बात पर मुस्कुरा उठी और राहम भी अपने कॉलेज से सीधा वहीं आ गया। ओह, लगता है बारिश के बाद धूप निकला, माहौल कुछ साजगार हो गया है। राहिम, चुप रहा करो, मैंने सुना ये अक्लमंद लोगों का वतीरा है। अरहम भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अक्लमंद नहीं बनना चाहता, क्योंकि फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। शहरून ने मुस्कुराकर इसके बालों में हाथ फेरा। राहु, तुम पर अभी कोई जिम्मेदारियां नहीं डालेंगे। अच्छा चलो, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ।
बस अम्मा ये कही है ना पते की बात। हाँ और जहाँ वहाँ राहम खाना, या यूँ कहना चाहिए शहरून शाह राहम वहाँ खाना, सब अपने कमरे की तरफ चल पड़े और अम्मा डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ी। यूनिवर्सिटी का पहला दिन तो तारुफ में गुजर गया, लेकिन बाद में दिनों में अजलान शाह और सलार शाह क्लास के मकबूल तरीन शख्सियात में शामिल हो गए, क्योंकि हर असाइनमेंट में और काम में अव्वल पोजीशन लेना फ़र्ज समझते थे। प्रोजेक्ट के सिलसिले में प्रोफेसर मुस्तफ़ा ने इनके ग्रुप्स बना दिए और ग्रुप्स 4 लोगों पर मुश्तमिल थे। शहरून के ग्रुप में ज़ारा, अजलान, सलार शामिल थे। इस तरह इनको करीब आने का मौका मिला। ज़ारा और सलार जल्द ही दोस्ती के रिश्ते में बंध गए, लेकिन शहरून की तरफ से ऐसा कोई इरादा नहीं हुआ था, क्योंकि वो मुखालिफ जिन से एक दायरे में रहकर बात करती थी। इससे जल्द ही अजलान शाह मरूब हुआ था। यूँ आहिस्ता आहिस्ता अजनबियत की दीवार ख़त्म हुई। अजलान एक नामी ग्रामी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसके वालिद कमर शाह और अहमद शाह 2 भाई थे। अहमद शाह बड़े थे और एक कामयाब सियासतदान होने के साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी थे। इनकी पहली शादी सिंध के करीब जूनागढ़ रियासत में जो गोट था वहीं हुई थी, जो कतन इसकी नापसंद नहीं थी। उम्मे कलसूम इसकी माँ खुशबू आरा की पसंद थी। अम्मा के कहने पर इन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन निभा नहीं सके, क्योंकि मुकद्दस सिब्तीन इनके दिल की मकीन थे। यूँ शादी के सिर्फ 2 माह बाद ही चले गए। उम्मे कलसूम अदात में साबिर औरत थी। इनके आंगन को महकाने के लिए खुदा ने अजलान शाह को अता किया। ये खबर अम्मा ने ख़त के ज़रिए अहमद शाह तक पहुंचाई थी। पता नहीं इनको उम्मीद थी वो बेटे की खबर सुनकर ज़रूर आएंगे, लेकिन अहमद शाह ने ना आना था और ना ही आए। यूँ उम्मे कलसूम ने अपनी ज़िंदगी को अजलान शाह तक महदूद कर लिया। अजलान शाह आदतों में सारे का सारा अपने बाप जैसा था। हमा वक्त गुस्सा, अपनी बात मनवाने का हुनर तो इसने अपने बाप से भी ज़्यादा आता था और हर मैदान में कामयाब था। अबालीपन से तो वो गुजरा ही नहीं था। इसको बहुत ही जल्द महसूस हो गया कि इसका बाप इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। दादी की शफकत और माँ का प्यार बड़ा आंचल भी इसको पत्थर बनने से ना रोक सका। जल्द ही इसने अपनी तालीम मुकम्मल करके अपने बाप की तरह सियासत में कदम रखा। यूँ वो जालिमों के लिए मौत का फरिश्ता साबित हुआ। इसको औरत पर कोई ख़ास यकीन नहीं था, क्योंकि एक औरत ने ही इसकी माँ का घर बर्बाद किया था। अजलान शाह की मुलाकात अपने बाप से एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी। जैसे ही इसके नाम की आवाज़ बुलंद हुई, अहमद शाह ने गर्दन घुमा कर देखा। बेशक वो हसीन मर्द था। इसने नैन नक्श बाप के चुराए थे, लेकिन माँ रंगत पर गई थी। कद 6 फुट से निकलता था, मगरूर खड़ी नाक, बाल करीने से सजाए हुए। इसको अपने दिल के बहुत करीब महसूस हुआ। जब वो कॉन्फ्रेंस हॉल से निकल रहे थे तो अजलान शाह को पुकारा। अजलान शाह रुका ज़रूर लेकिन मुड़कर नहीं देखा। जी कहिए बेटे, तुम्हारे वालिद का क्या नाम है? सॉरी सर, मेरे वालिद नहीं है, सिर्फ वालदा है, उनका नाम उम्मे कलसूम है। उम्मे कलसूम ज़ेरे लब दोहराया था। अहमद शाह ने ये नाम जी उम्मे कलसूम। अजलान शाह यानी अहमद शाह का बेटा था? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं सिर्फ उम्मे कलसूम का बेटा हूँ। आप इनके शोहर होते होंगे। मैं वालदैन के रिश्ते में वालदा से वाकिफ़ हूँ। ये कहकर अजलान शाह ने अपने कोट की जेब से ग्लासेस निकाले और आंखों पर लगाकर बाहर निकल गया। यकदम अहमद शाह को उम्मे कलसूम पर की गई ज़्यादतियाँ याद आईं। अफसोस तो सिर्फ अहमद शाह के हिस्से में आया था, क्योंकि मुक़द्दस तो आयत को जन्म देते ही खालिक़ हकीकी से जा मिली। वो आयत की परवरिश में इतना मसरूफ़ हो गए कि इन्हें उम्मे कलसूम और इनसे जुड़ा कोई रिश्ता याद ही नहीं रहा। और अब ये इनका ख्याल कितना खूबसूरत था कि उनका एक बेटा भी है, जो इनकी नस्ल को, इनके काम को आगे बढ़ाएगा। इन सब के साथ एक परेशानी भी थी कि इन्हें कभी बाप नहीं मानता। तो क्या उम्मे कलसूम भी इनको अपना शोहर नहीं मानती? मर्द की अना भी एक ज़िद्दी बच्चे की तरह होती है, अपना आप मनवाना चाहती है। अजलान शाह अपने चचा के ऑफिस चला आया था, क्योंकि इसने कमर शाह को बताना था कि इसने अहमद शाह के चेहरे पर कैसी मायूसी देखी है। लेकिन इसकी मुलाकात अजान शाह से हो गई, जो किसी गहरी सोच में गुम था। क्यों अजान शाह कहीं इश्क का रोक तो नहीं लगा बैठे, जो ऐसी रोनी सूरत बनाकर बैठे हों? वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत, कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। अजान शाह, मना हो जा यार, ऐसी शायरी से ना किया कर, दिल करता है तेरे मुंह पर टेप लगा दूं। क्यों भाईजान, जिस हंस ज़ोक फड़फड़ाती उठी है, ऐसी शायरी सुन के ऐसी ही बात है ना अजलान भाई? जो शायरी तो बोलता है ना, तेरी महबूब भाग जाएगी। अच्छा छोड़, ये बताएं हमारे गरीब खाने को रौनक कैसे बख्शी? अगर ये क्रिस्टल डोर से बना ऑफिस तेरा गरीब खाना है, तो सोच अजलान शाह, जब तू अमीर होगा तो क्या होगा। कभी घर में आया करो, मामा कितना याद करती हैं। हाँ यार, मैं खुद चाची माँ को बहुत याद कर रहा हूँ। लगता है आज चक्कर घर पर बता तेरे मुँह को क्या हुआ है? क्या मतलब भैया?
क्या हुआ है मेरे हसीन चेहरे को? अरे कुछ नहीं हुआ। बता, मेरे आने से पहले क्या सोच रहा था यार? भैया पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ। मेरी यूनी में एक लड़की से शहरून, मुझे लगता है इससे मोहब्बत हो गई है। अज़लान, ये किन कामों में पड़ गया है तू? पहले तुमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और अब तुम्हें मोहब्बत होगी। भैया आप मेरी मदद करने की बजाय मुझे डांट रहे हैं। यार अगर तुझे वाकई मोहब्बत होगी तो चचा चाची को भेजकर इनके घर और रिश्ता पक्का करो। ऐसे कैसे? अगर इन्होंने इनकार कर दिया तो? क्यों तेरी बात नहीं होती उससे इस टॉपिक पर? नहीं भैया, कैसे करूं? इसने अजीब हसार रखा हुआ है इर्द गिर्द। इसे बात करते वक्त 100 मरतबा सोचता हूँ। और यार हिम्मत कर, किसी की जरूरत नहीं वो अजान शाह के भाई को इनकार करे। भाई क्या आप बाबा से बात करेंगे इस बारे में? अच्छा बेटा, ये सारी तमीर तुमने मुझे इस जाल में फंसाने के लिए बांधी है? नहीं भैया, मैं तो कब से कहना चाहता हूँ पर टाइम ही नहीं दे रहे थे। अच्छा बच्चे, चलो मैं आज ही करता हूँ घर पर बात। फिर मैं कि चचा आपके साहबजादे किसी के साथ शदीद मोहब्बत में मुब्तला हो चुके हैं। शरून को दुख तो बहुत हुआ था हमदिया पर हाथ उठाकर, लेकिन वो क्या करती? अम्मा के साथ बदतमीज़ी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी गुड़िया से ज़्यादा देर खफा भी नहीं रह सकती थी। लेकिन अब वो इसके हाथ ही नहीं आ रही थी, ना मौका फ्राहम कर रही थी। इसलिए आज वो हमदिया के आने से पहले इसके रूम में हमदिया का पसंदीदा वाला केक बनाकर मौजूद थी। लेकिन कमरे की हालत देखकर शहरून की अपनी हालत ख़राब हो गई थी। सारे कपड़े वार्डरोब से बाहर निकले पड़े थे, किताबें बिखरी हुई थी, जगह जगह कागज़ के टुकड़े पड़े थे, जैसे किसी अहम टॉपिक पर काम कर रही हो। इसने जल्दी से मीशा को बुलाया और कमरा साफ़ करवाया। शहरून जितनी सफाई पसंद थी, हमदिया उतना ही फैलावा डालकर खुश होती थी। मीशा कमरा साफ करके चली गई और शहरून ने जल्दी से लाइट ऑफ कर दी। कुछ देर बाद हमदिया कमरे में दाखिल हुई। पहले तो इसकी नज़र साफ कमरे में पर पड़ी और राइटिंग टेबल के पास खड़ी शहरून अपिया पर आ गई। मेरी गुड़िया, मुझे मालूम था तुम आओगी नहीं माफ़ी मांगने, तो मैं अपने जिगर तुम तो आओगी नहीं माफ़ी मांगने, तो मैं ही अपने जिगर को मनाने आ जाती हूँ। अपिया, क्या मैं आपसे नाराज़ रह सकती हूँ? बस थोड़ी सी मसरूफ़ थी। मैं मानती हूँ तुम एक नामूर सहाफ़ी हो और सीनियर एंकर बन चुकी हो, लेकिन मेरे लिए अभी भी वही छोटी सी हमदिया हो। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, जब से आपकी तालीम मुकम्मल हुई आप हसीन नहीं हो गई? ये यूनिवर्सिटी छोड़ने का असर है या कोई और चक्कर है? तौबा, ज़्यादा फ्री मत हो। ये देख, मैंने तेरे लिए लावा केक बनाया है, साथ में एक्सरसो भी बनाई है। हमदिया, तुम साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो, वरना तुम्हारा फाइनल ईयर है। जी आप, यह कोशिश तो करती हूँ, तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम अपना रिकॉर्ड कायम रखो, इंशाल्लाह आप ही। साथ ही मीशा कमरे में दाखिल हुई। शहरून आपी, आपको जवेरिया अम्मा बुला रही हैं। चलो मैं आती हूँ, तुम ये खाओ, मैं अम्मा को देखती हूँ। जैसे ही शहरून ड्राइंग में दाखिल हुई, एक नफीस सी शख्सियत की हामिल खतून और एक पुरवकार आदमी मौजूद थे। औरत उठी और इसके माथे पर बोसा दिया। मेरी सोच से बढ़कर खूबसूरत है। शहरून ने अपना हुलिया देखा। ब्लैक फ्रॉक पर मलबूस थी जो इसने कल पहना था और केक बनाते वक्त कुछ मैदा भी लग गया था। तो फिर बताइए मिसिस शाह, क्या जवाब है आपका? मैं तो आज हाँ में जवाब लेकर जाऊंगी। वो तो हथेली पर सरसों जमा रही थी। ये बहुत बड़ा फैसला है। अभी इसके अब्बू और चचा दोनों ही मुल्क से बाहर हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग आएंगे हम आपको जवाब दे देंगे। इतने में मिशी ट्रॉली में पिज़्ज़ा, केक, पेस्ट्रीज और गार्लिक ब्रेड और ऐसे ही बहुत से लवाजमात जो चाय के साथ पेश किए जा सकते थे सजा लाई। नहीं, ये तो आपने तकल्लुफ़ कर लिया। अरे नहीं भाई साहब, आप लोगों ने वक्त ही कहाँ दिया है। शहरून ने बारी बारी चाय बना कर दी और बहुत खुशगवार माहौल में सब कुछ हुआ। अम्मा, कौन थे ये लोग? पता नहीं, कहते हैं इनके बेटे ने यूनिवर्सिटी में देखा है तुम इनको अच्छी लगी हो। मुझे फैमिली तो अच्छी लगी। शो इंडस्ट्रीज़ के मालिक है। बस तुम्हारे अब्बू और चाचू आ जाए तो इनको मुस्बत जवाब दूँ। अम्मा, ये सब क्या है? ना बेटा, मुझे पता है तुझे घबराहट हो रही है, लेकिन बेटियां तो होती ही पराई हैं। तुम्हारे बाद फिर हमदिया तो इसी घर में रहेगी, फिर राहिम। अम्मा, नाम क्या बताया आपने लड़के का? नाम तो शायद अज़लान शाह है। शहरून की रंगत पहले सफ़ेद और फिर सुर्ख हो गई। तो अपनी आंखों का कहा पूरा कर दिया तुमने? यानी तुमने मेरी आंखों को भी पढ़ लिया? सिर्फ हाथों को ना देखो, कभी आंखों को पढ़ो। कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। यो अब्बा और चाचा के आ जाने के बाद सारे मरले जल्दी जल्दी तय हो गए। वो दिन आन पहुंचा जब शहरून शाह को अज़लान शाह की मेहंदी लगी। आज तो शहरून शाह की छाप ही निराली थी। पीली और मरजंडा फ्राक जो पाँव तक था,
हाथों में रुपीली चूड़ियाँ, कानों में फूलों का जेवर और माथे पर बिंदिया थी, वो भी फूलों की बनी थी। चूँकि निकाह आज सुबह ही मस्जिद में हो गया था, इसलिए अजलान शाह इस तकरीब में मौजूद था। अजलान शाह भी तो किसी रियासत के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। सफ़ेद कुर्ते और पीले दुपट्टे में आज वो शेरून शाह की चाहत में इनकी चौखट पर खड़ा था। शगुन का थाल उम्मे कलसूम के हाथ में था। अम्मा के बाद वो सबसे बड़ी थी। आज तो आयत भी हर काम में पेश थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ग्रीन फ्रॉक और चूड़ी पजामे में अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। राहम की नज़र बार बार भटक रही थी। प्लान के मुताबिक सब लड़कों ने काले कुर्ते पहन रखे थे। राहिम भागकर आयत तक पहुंचा। लाइए ये थाल मुझे दे दें। पहले तो आयत चौंकी, फिर बोली, आपको क्यों ज़रूरत हो रही है? देखिए आप हमारी मेहमान हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हम किसी को क्या जवाब देंगे? नहीं, आपको मेरी फ़िक्र में दुबला होने की ज़रूरत नहीं। ओह यार, तुम फिक्र ना करो, मैं दुबला नहीं होता, बाकायदगी से जिम जाता हूँ। तो मैं क्या करूँ, आप मुझे दाखिल होने देंगे या नहीं? क्यों नहीं, ये क्लब में हमने इस्लामाबाद वेडिंग प्लेयर आपके लिए ही तो लिया है, और ये होम मिरर भी आपके लिए ही रखा है ताकि अपनी चोटी ठीक कर लें। मुस्कुराकर कहता हुआ चल पड़ा और जाते जाते इसके परांदे से निकलते हुए बालों पर चोट करना नहीं भूला। वो क्या करती, हेयर कट बाल सारे बाहर निकल गए थे। कुछ देर बाद रस्म शुरू हुई। जवेरिया को हमदिया की कमी महसूस हुई। इन्होंने राहिम को बुलाकर इसे देखने भेजा। रास्ते में सिकंदर शाह ने रोक लिया था। किधर जा रहे हो? अब्बा, मैं हमदिया को देखने जा रहा हूँ। तुम बैठो, बल्कि इंतजामात देखो, हमदिया को मैं लेकर आता हूँ। वो जानते थे कि हमदिया इस वक्त कहाँ थी। इसके कमरे के साथ जो टेरेस था वो वहाँ मौजूद थी, क्योंकि वो जब भी दुखी होती या गुस्सा होती या नाराज़ होती तो वहाँ पर पाई जाती। लाली लाली, बड़े अब्बा आप, आंसू साफ करती वो खड़ी हुई थी। जब भी सिकंदर शाह को इस पर लाड आता तो वो हमदिया को इसी नाम से पुकारते। मेरा बहादुर बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? अब्बा, वो बस मैं आ ही रही थी, आप क्यों आए? मैं अपनी लाली को लेने आया हूँ। देखो बेटे, जाना तो सभी को है, एक दिन तुम भी राहिम के साथ अमेरिका चले जाना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो अपना बिजनेस वहीं सेट कर रहा है। तुम भी अरहम के साथ अमेरिका चले जाना, फिर तुम भी शहरून की तरह मेहमानों की तरह आओगी। अब्बा, ऐसा क्यों होता है? हमदिया एहतजाज करती हुई बोली थी। ये ज़िंदगी का दस्तूर है मेरी जान। बेटी जितनी भी प्यारी क्यों ना हो, इसे एक दिन अपने बाप का घर छोड़कर जाना पड़ता है। ये बात कहते हुए सिकंदर शाह खुद भी रो पड़े। बड़े अब्बा साथ ही इनके गले लग गई। बस बस चलो, अब तैयार होकर आ जाओ, शहरून हमारी राह देख रही होगी। जी बड़े अब्बा, अभी आती हूँ, चलिए आप जल्दी। इसने सुरख जबरी जोड़ा पहना था और सुरख होती आर्ज़ों में काजल की लाइन खींची थी और ढेर सारी चूड़ियों में से सिर्फ चंद पहनी थी। खुस्सा पहनकर क्लब की तरफ चल पड़ी थी। इसका पहला टकराव आयत से हुआ। आप हमदिया शाह हैं ना, जो ये सच रहा प्रोग्राम करती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आप मेरी आइडियल हैं। अरे अरे, आइडियल वगैरह कुछ नहीं होता, बस ये तो देखने वाले की नज़र में खूबसूरती होती है। आप दुल्हन की क्या लगती हैं? दुल्हन जो है ना, वो मेरी बहन होती है। और आप बताओ, आप क्या लगती हो दूल्हे की? मैं अजान भाई की इकलौती बहन हूँ। मुझे लगता है दोनों का इस वक्त स्टेज पर होना ज़्यादा ज़रूरी है। जी ये तो है, चलो फिर चलते हैं। इसी वक्त आयत ने अपने मासूम से दिल से दुआ मांगी थी कि काश ये खूबसूरत सी दोशीज़ा इसके अजलान भाइयों की बीवी बन जाए और ये आयत ढेर सारी टिप्स ले सके। शायद यही वक्त था जब वक्त ने आयत के पकीज़ा दिल की आवाज़ सुन ली थी। उम्मे कलसूम स्टेज पर बैठी थी, अजलान शाह का इंतज़ार कर रही थी, जो किसी काम के सिलसिले में बैंकॉक गया हुआ था। उम्मीद तो दिलाई थी इसने कि वो आने की कोशिश करेगा, मगर लगता था कि वो कल का फंक्शन में ही हिस्सा ले सकेगा। अभी वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि इसने देखा एक छोटी सी खूबसूरत लड़की अहमद शाह को बाबा कह रही थी। अहमद शाह और उम्मे कलसूम की नज़र मिली। क्या ना था उम्मे कलसूम की नज़र में? गिले शिकवे, 27 साल की रफ़ाकत के मुतालिक सवाल। और अहमद शाह शर्मिंदगी से नज़र झुका गए थे। तो क्या अहमद शाह ने मुक़द्दस से शादी कर ली थी? अगर कर ली थी तो वो इस वक्त कहाँ है? क्या बाप इनका सामना भी सोतन से होने वाला था? सलार और ज़ारा ने उंगली पकड़ा कर रस्म का शोर डाला हुआ था। सलार इसी बात बात पर छेड़ रहा था, क्योंकि अजान और शहरून की शादी के ठीक एक हफ्ते बाद इनकी शादी थी। हमदिया सिर्फ ये देख देख कर हंस रही थी। ज़रा आप बाद में अच्छे से बदले लीजिएगा सलार भाई से। बिल्कुल, वक्त तो आने दो मेरी जान। उम्मे कलसूम खामोशी से स्टेज से नीचे उतर गई थी और आयत ने इन्हें देख लिया था। उतरने में इनकी मदद भी की गई थी। आपको मालूम है अम्मा मैं कौन हूँ? क्या मैं आपको अम्मा बोल सकती हूँ ना? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? वो ज़रा गुस्से में बोल गई, हालांकि गुस्सा इनकी तबीयत का खासा नहीं था। आप मेरी अम्मा हैं और अजलान भैयों की अम्मा।
अज़लान को कैसे जानती हो? अम्मा एक वही तो हैं जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरा गुरूर है, मेरी ताकत है। तुम्हारी माँ को पता है कि तुम अज़लान शाह से मिलती हो? मम्मा अगर ज़िंदा होती और अगर इन्हें मालूम होता तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो बात ही अलहदा है। मम्मा इस दुनिया में नहीं है। और ये बात कहती हुई आयत रो पड़ी और उम्मे कुलसूम की आंखें भी पानी से भर गई थी। अम्मा, मैं बहुत छोटी थी जब से अज़लान भैया से हर मुलाकात में, हर जन्मदिन पर आपसे मुलाकात का वादा लिया था अम्मा, लेकिन वो हमारे दरमियान खलश को शायद जानते थे। वो बहुत वक्शनास हैं अम्मा। इन्होंने हमारी मुलाकात का वक्त अभी मुकर्रर नहीं किया था, लेकिन अम्मा जो खालिक है ना, वो दिलों के हाल जानता है। वो भी हर ख्वाहिश को जानता है। जाने क्यों ये लड़की उम्मे कुलसूम को अपने दिल के बहुत करीब महसूस हुई। फिर वक्त ठहर गया और उम्मे कुलसूम शाह ने इसको गले लगा लिया। और ये मंजर अहमद शाह की आंखों ने भी देख लिया था। तो क्या इनकी सज़ा में कमी हो सकती है? आज के फंक्शन में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ पाया था। राहिम ने आयत को, आयत ने अम्मा को और अहमद शाह ने माफ़ी मिलने की उम्मीद को। आज फिर नसरीन हमदिया से मिलने आई थी। नसरीन बीबी, मेरा आपसे वादा है, अगर आपका हुर्फ सच हो तो मैं आपको इंसाफ दिलवा कर रहूँगी। आज मैं अपनी शो की रिकॉर्डिंग के लिए आई हूँ, क्योंकि आज ही शाम मेरी आपिया की रुखसती है। फिर मैं फारिग होकर आपके केस पर काम करूँगी इंशाल्लाह। हमदिया ने इसको उम्मीद दिलाई थी। शादी की तकरीब का इंतज़ाम PS में किया गया था। तमाम नामी ग्रामी लोग मौजूद थे। आज अब्बास शाह की मुलाकात पहली बार कमर शाह और अहमद शाह से हुई थी, क्योंकि वो भी आज ही आए थे। पता नहीं इनको क्यों ऐसा लगा कि वो इनको पहले भी मिल चुके हैं। फिर बातों ही बातों में मालूम हुआ कि इनकी खाला ज़ाद है, जो शादी के बाद कुवैत चली गई थी। अब्बाद और सिकंदर, मैंने ये जिक्र इसलिए नहीं किया तुम लोग कहीं बुरा ना मान जाओ, क्योंकि बहुत से लोगों ने खाला अम्मा के जाने के बाद बहुत इल्ज़ामात लगाए थे कि ये खाला अम्मा की पसंद की शादी थी, इसलिए वो हवेली में नहीं रही। नहीं कमरशाह, हमें लोगों की बातों से कोई सरोकार नहीं। हमें हमारी पहचान मिल गई। हमारी बेटी अपनों में जा रही है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। आज हमदिया ने शहरून आपिया का पसंद किया हुआ ब्लैक ड्रेस पहना था। ज्वेलरी भी इनकी पसंद की थी। ब्लैक मैक्सी में आज सारी महफिल की जान बनी हुई थी। बालों को ब्लू डाई करवा कर, आंखों को काजल से सजा कर, सुराहीदार गर्दन में हीरों का कीमती हार पहना वो किसी रियासत की शहजादी लग रही थी। आयत ने आज स्काई कलर का लहंगा और कुर्ती पहनी हुई थी। शहरून ने आज सिल्वर और सुर्ख का इम्तिजाज का लहंगा पहना था। अजान ने भी इसी तरह की शेरवानी पहनी थी। बारात आ चुकी थी। अब सिर्फ स्टेज पर शाह घर वालों को गोल्ड पहनना था। ज़ारा जवेरिया का पैगाम लेकर आई थी हमदिया के पास कि वो गोल्ड से भरी थाल लेकर स्टेज पर आ जाए। हमदिया गाड़ी से वो थाल लेकर बहाल की तरफ बढ़ रही थी कि इसका किसी से ज़ोरदार तसादम हुआ। यूँ महसूस हुआ कि वो किसी स्तून से टकरा गई और इसको अपने सर में शदीद दर्द महसूस हुआ। ये बहुत पुराना तरीका है मर्दों को रिझाने का। कोई नया तरीका ईजाद कीजिए। आजकल के मर्दों को की डिमांड्स तब्दील हो चुकी हैं। हमदिया शाह को कुछ वक्त लगा संभलने में और फिर वो उठ खड़ी हुई। मुझे लगा आप जैसे मर्दों को सिर्फ औरत से सरोकार है, ख्वाह वो कैसी भी हो। होनी औरत चाहिए अपने नफ्स की बेकाबू शैतान को सुकून देने के लिए। आप जैसे लोग हराम हलाल की परवाह कहाँ करते हैं? ये तो ख़ानदानी लोगों का वतीरा होता है। और आप जैसे लोग जिनको ये भी मालूम ना हो कि इनका बाप कौन है और इनकी माँ कौन। हाथ उठा था अज़लान शाह का, लेकिन हमदिया शाह ने रास्ते में रोक लिया था। मैं तुम्हारी हवेली की सरखरीद गुलाम नहीं हूँ, समझे। आइंदा किसी औरत पर कमेंट्स करने से पहले अपनी औकात मत भूलना। ये कहकर हमदिया शाह ने अपनी ताल उठाकर चल पड़ी। असलम, जो अपने साहब के साथ ही रहता था, अपने साहब को ऐसे चुप खड़ा देखकर परेशान हो गया था। असलम, पता करो ये क्या लगती है अजान की बीवी के रिश्तेदारों की। जी साहब। फिर पूरी तकरीब में हमदिया शाह का मूड ऑफ ही रहा। सिर्फ दूध पिलाई की रस्म के वक्त वो स्टेज पर गई थी। अजान ने बड़ी आसानी से इसको कार गिफ्ट कर दी थी। फिर वक्त रुखसती का आ गया। सभी बहुत दुखी थे, लेकिन शेरून के लिए खुश भी बहुत थे। घर जाकर उम्मे कुलसूम ने 2 तलाई कंगन उतार कर ये कहते हुए शेरून के हाथों की जीनत बना दिए कि अम्मा ने मुझे ये 6 कंगन दिए थे। मैंने वो तुम्हारी सास को डाले थे। 2 तुम्हें और 2 अज़लान की बीवी के हैं। निकली थी उम्मे कुलसूम के लबों से। जाने कब अज़लान के दिल से औरतों के लिए मौजूद नफरत ख़त्म होगी और वो शादी के लिए राज़ी होगा। कितनी पसंद आई थी इनको शेरून की छोटी बहन हमदिया। छोटी चुई मुई सी, पुरएतमाद सी, हर काम को सलीके से करती, अपनी अपनी महसूस हुई। लेकिन फिर वही बात, अज़लान माने तो ना।
चलो बच्चियों, शहरून को इसके कमरे तक पहुंचाओ, फिर देखेंगे बाकी के काम, वो भी होते रहेंगे। आयत के साथ ज़ारा भी थी। दोनों इसका लहंगा पकड़कर इसे सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद दे रही थी। आयत ने दरवाज़ा खोला, फूलों की रोश पर चल कर वो बेड पर पहुंची। चुनियोटी का बेड था और कमरे की कलर स्कीम सुर्ख और ग्रीन कलर की खूबसूरत इम्तजाज से मुज़य्यन था। आयत ने बेड की साइड पर ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स की टोकरियां रखनी थी। कुछ देर बाद अजान शाह कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शहरून? शहरून ने आंखों के इशारे से जवाब दिया। अक्सर तुम्हारी आंखें मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारे दर्द कैसे समझूं। मेरा जवाब होता है, वो कहता है तेरा दर्द कैसे समझूं। मैंने कहा इश्क कर, बहुत कर और इतना करके हार जा। मैंने तुम्हें बहुत मांगा अपनी इबादतों में, दुआओं में। शहरून इसके जज्बात भरे लहजे से घबरा रही थी और अजान ने ये घबराहट पहचानते हुए शहरून के ठंडे होते हुए हाथ थाम लिए थे। अब हमदिया को मंसूबा बनाना था कि कैसे वो इनकी हवेली तक पहुंचे। नसरीन ने वो रास्ता भी इसे बता दिया था। इसको वहाँ अबाई नौकरानियों की तरह लंबा सा काला फ्रॉक पहनना था और ढेर सारा सिल्वर का जेवर पहनना था। अरहम को शहरून ने बताया था कि वो किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रही है। नसरीन ने इसे तैयार कर दिया था। वो हवेली जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। हमदिया शाह को पहली मर्तबा डर भी लग रहा था। अगर हवेली वालों ने इसे अपने असूलों के भीड़ चढ़ा दिया तो वो क्या करेगी। लेकिन ये अज़म इसकी उम्मीद कायम रखे हुए था कि इसको मजबूर औरतों की मदद करनी है। इसे जितनी भी दुआएं याद थी इस वक्त इसने अपने ऊपर पढ़कर फूंकी और निकल पड़ी। नसरीन इसके साथ थी। बेगम साहिबा, आप तो इस लिबास में भी नौकरानी नहीं लग रही हैं। हाँ हाँ हाँ, लगती तो तुम भी नहीं हो नसरीन। लगने से कुछ नहीं होता। अच्छा, अब मैं घूंघट ओढ़ लेती हूँ, तुम मुझे अपनी मालकिन से मिलाओ। चले ठीक है। मालकिन ये मेरी बहन की बेटी है, गूंगी इसका नाम है। ये बोल नहीं सकती लेकिन सुन सकती है और काम बहुत करती है। बेचारी की अम्मा अब्बा दोनों नहीं हैं। नसरीन ये बेचारी क्या काम करेगी? नहीं बेगम साहिबा, ये हर काम कर लेती है। हमदिया को पता नहीं क्यों लगा कि ये आवाज़ उसने सुन रखी है। और ये इसने इतना लंबा घूंघट क्यों निकाला है? इतनी कमज़ोर है, कहीं दम घुटने से मर ना जाए। नहीं बेगम साहिबा, इसको सूरज ग्रहण है। ये दिन में अपना चेहरा छुपाती है, इसको बीमारी है। अच्छा चलो, इसको रानी के साथ रखो ताकि कोई काम वगैरह सीखे। अच्छा ठीक है बेगम साहिबा, आओ गूंगी। फिर हमदिया शाह को वो काम करने पड़े जो इसने कभी सोचे भी ना थे। एक माह हो गया था वो हर रोज़ अपना शो रिकॉर्ड करने जाती थी और काम पर भी, लेकिन अभी तक कोई शाहिद इसके हाथ नहीं लगा था क्योंकि नसरीन का मालिक मुल्क से बाहर था। इस दौरान वो सिर्फ एक दफ़ा घर गई थी। अब्बास शाह से मिलने कुछ महीनों के लिए अमेरिका जा रहे थे। इसी दौरान आपिया और अजान भी पेरिस अपने हनीमून के लिए चले गए थे। नसरीन को आज ही खबर मिली थी कि इसके मालिक हवेली वापस आ रहे हैं, तो फ़ौरन इसने हमदिया को इत्तला की। हमदिया जब गेट से दाखिल हुई तो इसे ब्लैक पजावर नजर आई। इसको ज़रा भी हैरत ना हुई इसमें बैठे हुए शख्स को देखकर। वही शख्स था जो इसे आपिया की शादी में मिला था। हमदिया इसके नाम से अभी नावाकिफ थी। अब इसको जल्दी ये काम मुकम्मल करना था। नसरीन ने इसे बताया कि बेगम साहिबा इसको बुला रही हैं। वो दीवाने खान में पहुंचे लेकिन वहाँ मौजूद नहीं थी, इसलिए घूंघट ऊपर करके बैठ गई। उम्मे कलसूम किसी से फ़ोन पर बात करती हुई आ रही थी। ये तो आपिया की सास की जेठानी है, तो क्या हमारे साथ धोखा हुआ है? हो सकता है आपिया के ससुराल वाले ऐसे ना हों। जल्दी से अपना घूंघट ठीक किया और उठकर बैठ गई। गूंगी, जाओ अजलान का कमरा साफ कर दो। वो जल्दी से उठकर चल पड़ी थी। वो इसके कमरे की तरफ जा रही थी लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही कमरे से आवाज़ें आ रही थी। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करें, मैं लुट जाऊँगी, बर्बाद हो जाऊँगी। ये तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। ये आवाज़ें इसने जल्दी से अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड की थी और भाग गई थी। रुको गूंगी, पीछे से उम्मे कलसूम की आवाज़ आई। कमरा साफ़ कर दिया, इसने सर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा चलो, अब असलम बेटे का कमरा भी साफ़ करो। इसको साथ लिए असलम के कमरे की तरफ चल पड़ी थी। कमरा साफ़ करते वक्त वहाँ मौजूद एक तस्वीर देखकर इसे मालूम हुआ था शायद ये इस अजान शाह का छोटा भाई था। वो अभी कमरा साफ़ कर रहे थे कि बाथरूम से असलम निकला। क्या कर रही हो यहाँ? इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं आई हूँ। इसने हाँ में गर्दन हिलाई। चलो जाओ रानी को भेजो। रुको, तुम्हारे हाथों से तो लगता है तो नहीं ये बर्तन घिसते होंगे। इसने हमदिया के हाथ पकड़ लिए। हमदिया ने सख्ती से अपने हाथ छुड़ाए। हा हा हा, बुलंद क्या कहा गूंजा। अभी नहीं आई हो ना, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगी। इसने जाकर रानी के हाथों से समझाया। रानी रो पड़ी। मैंने नहीं जाना गूंगी, मुझे रोक ले तो अच्छी है ना।
तेरा चेहरा देख सकता है ना, तेरे पीछे पड़ सकता है, अब मैं क्या करूं। अपिया वापस आई थी और आते ही इन्होंने हमदिया को बुलाया था। हमदिया हवेली से सीधा वहीं गई थी, कपड़े भी इसने वहीं जाकर अपिया के पहने थे। अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। अपिया ने इसको खुशखबरी भी सुनाई कि वो खाला बनने वाली है। खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर बैठी। इसको याद आया कि उम्मे कुलसूम किसी को फ़ोन पर मुबारकबाद दे रही थी, यानी आपिया की सास को मुबारकबाद दी जा रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर आपिया ने इसे वहीं पर रोक लिया। जिस कमरे में वो ठहरी थी वो डार्क ब्राउन कलर स्कीम का हामिल था, किसी बहुत ही सोबर बंदे की पसंद से करवाया गया था। किताबों के रैक पर दुनिया के हर मजमून से मुतल्लिक किताब थी। वो पहली बार तो ऐसे किताबें नहीं देख रही थी, मगर फिर भी हैरान थी। इसको नींद आ रही थी, पहले ही वो थकी हुई थी, लिहाजा वो बेड पर लेट गई और नींद की आगोश में चली गई। अजलान शाह को आज लाहौर काम था, लिहाजा वो आया था, लेकिन ये बारिश इसको रोक रही थी। जल्दी इसने गाड़ी अजान पैलेस की तरफ घुमा दी, क्योंकि रात गुजारनी थी। अब वो गेट पर गाड़ी खड़ी करके बाहर निकालने गया था, मगर चौकीदार ने इसकी गाड़ी की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए भागता हुआ आया। शेर खान, किसी को मत जगाना, मैं खुद ही कमरे में चला जाऊंगा। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, इसने नौकर को हदायत दी और फिर जैसे ही कमरे में पहुंचा, इसने नथों से लेडीज़ परफ्यूम की खुशबू टकराई। हो सकता है कोई मेहमान ठहरा हो यहाँ, लेकिन गेस्ट रूम में भी तो रह सकता था ना। ओ हाँ, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इससे जैसे ही लाइट ऑन की, कमरा रोशन हो गया और साथ ही इसे बेड पर एक लड़की नजर आई, जो अजीब सी थी और पूरे इस्तेहकाक के साथ लेटी हुई थी। पीले रंग का दुपट्टा नीचे गिरा था। कौन थी वो जो इस तरह हुक्मरान बनी थी इस कमरे में? अजलान शाह मुड़कर दूसरी तरफ आया था। इसे देखकर इसके इर्द गिर्द अजीब सी रोशनी फूटने का एहसास हो रहा था। वो करीब आया और फिर चेहरे की तरफ से बाल हटाए थे। अचानक ही हमदिया शाह की हिस्स बेदार हुई थी और वो उठ बैठी। कौन हो तुम यहाँ? इसकी बात पूरी होने से पहले इजलान शाह ने इसके मुंह पर हाथ रखे इसे चुप करवा दिया। ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। इसकी आंखें उबल कर बाहर आ रही थी, इतनी जोर पर मुंह से हाथ रखा था। बहरहाल बताओ किस इरादे से आई हो? अब मैं हाथ हटाऊंगा, वो आहिस्ता आवाज में बोला। तो मैं अपनी बहन के घर हूँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं अपने घर में हूँ। शर्म नहीं आती? पैसे के लिए जिसको मर्जी अपनी बहन बना लिया। मैं तुम जैसे घटिया मर्दों की तरह नहीं कि अय्याशी के लिए जिसे मर्जी अपने कमरे में बुला लिया। मैं बहुत जल्दी तुम्हारा ये राज फाश करूंगी अजलान शाह। बहुत खूब, यानी आप अपना इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हैं। माना कि बहुत बड़ी एंकर हो और मियाँ सादिक की खास बंदी हो, इसीलिए वो इतनी करम नवाजी कर रहा है तुम पर। शट अप, खबरदार। सर के लिए कुछ बोला, सनम के लिए इतनी चाहत। वो क्या कहा है शायर ने? वो तेरे नसीब की बारिश किसी और छत पर बरसेगी। दिल भी खबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। हमदिया शाह, वो पहले से शादीशुदा है, किसी और को फंसाऊं? जुबान बंद रखो अपनी अजलान शाह। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब बोलने की? मुझे तुम्हारे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द मिलूंगी सिर्फ टीवी पर। यह कहकर वो कमरे से निकल गई। बारिश काफ़ी हद तक थम चुकी थी। वो गाड़ी लेकर अपने घर की तरफ चली। रास्ते में इसने नसरीन को कॉल करके अपने शो पर रानी को लाने का कहा। अस्सलाम वालेकुम, ये रहा सच के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट हमदिया शाह। आज का शो मेरे लिए एक औरत के नाते बहुत अहम है और इंतहाई हसास मामला भी है, लेकिन ये एक आगाही मुहिम का आगाज़ है कि आज भी किसी तरह लोग अपनी नौकरानियों को अपनी ज़ाती मलकियत समझते हैं। मेरे साथ आज के मेहमान कोई सियासी शख्सियत नहीं, बल्कि रानी है जो शाह वैली में काम करती हैं। तो रानी, कहिएगा क्या कहना चाहती हैं? जो कहेंगी इसके बाद आपको बहाफुस में अपने साथ रखूंगी। मैं शाह वैली में काम करती हूँ। वहाँ असलम नाम का शख्स है जो वहाँ की औरतों, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि काम करने वाले को अपनी हवस का निशाना बनाता है। जी तो नाजरीन, जैसे रानी की ज़ुबानी सुनी आपने कहानी, चलिए मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। वो रिकॉर्डिंग चल पड़ी, वो जिसने अजलान शाह कमरे में जो इसने अजलान शाह के कमरे से सेव की थी। फिर इसने हमदिया को सियासतदानों की तरफ से ऑफर आई कि इसका ओनर भी बहुत खुश थे। इसके बाद असलम को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन अजलान शाह ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर पूछ के आया कि इस पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ कि नहीं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑडियो और ऐसे तो कोई भी रिकॉर्डिंग लेकर आ सकता है। इन सब के दौरान शहरून ने बहुत कुछ कोशिश की थी कि हमदिया को समझाए, लेकिन वो जो सोच लेती थी वो करके गुजरती थी। शहरून की तबीयत भी इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो खुद इस तक पहुँचे। हमदिया शाह ने एक और शो करके अजलान शाह पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी, मगर अजलान शाह ने यह बोलकर
इसे वो झूठ साबित कर दिया कि आवाज़ इसकी नहीं है। अब हमदिया को इस नौकरानी से मिलना था जो उस दिन अजलान के कमरे में थी, इसलिए वो दोबारा इसी रूप में आई थी और हवेली रवाना हो गई थी। अजलान शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असलम को खुद इसके अंजाम तक पहुंचाने का वादा किया था और बड़ी चालाकी से हमदिया शाह का शुक्रिया अदा किया था। हमदिया एक माह से दिन रात गूंगी बनकर अजलान शाह के साथ साथ रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। अजलान शाह पहले से ज़्यादा चौकन्ना हो गया था। एक दिन अजलान शाह ने गूंगी को पौधों को पानी देते देखा। जाने क्यों ये लड़की इसको अजीब सी लगती थी, जैसे इसको किसी चीज़ की तलाश है। कई दफ़ा इसने इसे अपने कमरे में पाया लेकिन इग्नोर कर दिया। अभी वो गौर कर रहा था कि गूंगी से हवेली से थोड़ा दूर एक गाड़ी में बैठती हुई नजर आई। ये मंजर अजलान शाह ने दूरबीन से देखा था और वो भाग कर इसके पीछे गया था। वो एक गेस्ट रूम में गई थे। अजलान शाह बाहर ही खड़ा था। वो हैरान रह गया। वो गूंगी लड़की हमदिया शाह थी। फिर इसने उसी वक्त इसे किडनैप करने का प्लान बनाया था और आज हमदिया शाह इसके कामयाब मंसूबे के तहत इसके पास अजलान वाला में मौजूद थी। ये वाला इस्लामाबाद में अजलान शाह ने खुद तमीर करवाया था। जहाँ तमीर करवाते वक्त तो अजलान शाह ने यही सोचा था कि जब भी अपनी ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में सोचेगा तो इसी घर में रहेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इंसान जितना मर्जी बड़ा मंसूबा कार क्यों ना हो, लेकिन सात आसमानों के पास इस पार वो जो हस्ती है वही निज़ाम चला रही है। अजलान शाह बड़ी आसानी से अपने आप को मासूम साबित कर सकता था, लेकिन हमदिया शाह ने इसकी ज़ातियात में दाखिल होने की कोशिश की थी। वो लड़की जब भी इसे मिली थी इसकी ज़ात पर सवाल खड़े कर रही थी। अजलान शाह इसको बताना चाहता था कि क्या गुनाह सरजद हो गया है हमदिया शाह से, गलती से वो क्या गलती कर बैठी है। हाँ, इसको असलम का बहुत दुख था, वो जो पहले ही लोगों पर यकीन करने से डरता था। इसने यह एतमाद बड़ी मुश्किल से किया था। शायद बचपन में जो महरूमियाँ इसका मुकद्दर बनी थी ये उसी का नतीजा था। साइकोलॉजी के एक असूल के मुताबिक इंसान अपने वालिदैन से ही एतमाद की पहली सीढ़ी सीखता है, लेकिन अहमद शाह ने तो पलट कर भी नहीं देखा था। वो कहीं ना कहीं इसकी ज़ात में खोखलापन छोड़ गई थी। अजलान शाह ने अपनी ज़ात के इर्द गिर्द एक हसार बांधा हुआ था और हमदिया शाह पहली लड़की थी जिसने वो तोड़ने की कोशिश की थी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर में भी बहुत सी लड़कियों ने इसको ऑफर्स करवाई थी, लेकिन फिर वही बात, अजलान शाह को नफरत थी ऐसी लड़कियों से जो पके हुए फल की तरह झोली में आ गिरती हैं। इसने ज़िंदगी में सिर्फ एक बेहतरीन दोस्त बनाया था जो स्कूल से इसके साथ था, उमर हयात। आजकल वो अपना हनीमून मनाने कनाडा गया हुआ था और इसकी ज़ात के हर पहलू से वाकिफ़ था। इसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, अहमद शाह को बर्बाद करना। इसके लिए इसने पहले हवेली छोड़ी और लाहौर पढ़ाई शुरू की और मुकद्दस शाह को भी तन्हाई के आंसू रुलाना चाहता था। लेकिन कमर शाह की ज़ुबानी मालूम हुआ कि वो तो बहुत साल पहले इस फ़ाने जहाँ से कूच कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा अहमद शाह को अपनी याद के तौर पर दे गई हैं। इसको याद था कि अहमद शाह दादी के मरने पर भी सिर्फ जनाजा उठाने वक्त आए थे, क्योंकि वो इनकी बीवी अस्पताल में थी। कमर शाह के बताने पर कि आयत भी इस दुनिया में आ चुकी है जो इसके साथ अहमद शाह का नाम बांटेगी, तो अजलान शाह को बहुत नफरत महसूस हुई थी। सो वो जल्द ही इसके स्कूल इससे मिलने पहुंच गया, लेकिन वो ये सुनकर भागती हुई आई कि इसके भैयू मिलने आए हैं और वो आते ही इसके सीने लग गई थी। भैयू, आपने इतनी देर कर दी, मैं हमेशा कमर चाचा से वादा लेती थी कि वो आ जाएंगे, वो कल आएंगे। तो पता नहीं अजलान शाह को एक सुकून महसूस हुआ, एक अजीब सी कैफियत अजलान शाह पर तारी हो गई। फिर जब तक वो तलीमी मकासद के लिए लाहौर रहा, तकरीबन रोज़ाना आयत शाह से मिलता। यूं इसने उम्मे कलसूम के साथ साथ एक और खूनी रिश्ता पा लिया था और हर मुलाकात में उम्मे कलसूम से मिलने का वादा लेती, लेकिन मैं कैसे मिलवा सकता था। अम्मा पता नहीं इसको देखकर कैसा रवैया इख्तियार करें, और वो इन दिनों दोनों को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। इसने ज्वेलरीदार का बिजनेस शुरू किया। इसका सबसे बड़ा दुश्मन था नाइबल अफंदी, और इसी दिन इसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को ब्लैकमेल करके अजलान शाह के कमरे तक भेजा था। लेकिन अजलान शाह की किस्मत अच्छी थी कि वो कमरे में मौजूद था। अजलान शाह इसको पुलिस में पकड़वाने की धमकी दे रहा था और वो कह रही थी कि साहिब ऐसा मत करें, और अजलान शाह ने कहा था ये तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। हमदिया शाह को सोचते पता नहीं कितना वक्त गुजर गया कि वो यहाँ कैसे पहुँची। दूर कहीं अजानों की आवाज़ें आ रही थी, शायद असर की अजान हो रही थी। हमदिया शाह ने वज़ू किया और बाहर आकर जानमाज तलाश करने लगी। जल्दी इसकी नज़र पड़ गई थी क्रिस्टल टेबल के नीचे पड़ा था। इसको नहीं मालूम था किस तरफ बिछाना है, लेकिन सीधी तरफ डालकर इसने नमाज का आगाज़ कर दिया। नमाज के बाद जैसे इसने दवा के लिए हाथ उठाया तो अजलान शाह की आवाज़ गूंजी थी। हमदिया को पता नहीं चला कब वो कुर्सी पर आकर बैठा।
मांगो दुआ, और दुआ मांगना कि खुदा मुझे तुमसे नफ़रत की और तुम्हें मुझसे इंतकाम के रास्ते फ़राहम करे। हमदिया ने जल्द ही अपनी दुआ मुकम्मल की और मुँह पर हाथ फेरा। अज़लान शाह, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मुझे वजह बताओ, क्यों लाए हो यहाँ पर? हमदिया शाह, अब तक अज़लान शाह को इतनी अच्छी तरह पहचान चुकी हो, मकसद तो तुम्हें पता होना चाहिए। हवेली वालों के शौक़ तो तुम जानती हो। बस इसी शौक़ को पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ अपनी दुनिया में उठा कर लाया हूँ। अज़लान शाह, तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे सामने एक हसीन दोशीज़ा बैठी है जिसकी खूबसूरती और मगरूरियत बहुत अपील कर रही है। अज़लान शाह, तुम चाह कभी मुझे छू नहीं सकते, क्योंकि मैं हर वक्त अपनी आपिया की दुआओं के हसार में रहती हूँ, अपने अब्बा के ख्यालों में रहती हूँ। और अरहम के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इसके दिल में जाने कैसे हमदिया शाह की ज़ुबान से ये लफ्ज़ अदा हुए, और न जाने क्यों अज़लान शाह को बहुत बुरा लगा था। जितना इसने अरहम और हमदिया के बारे में सर्च की थी, इसके मुताबिक इनका रिश्ता कोई लाजवाल प्यार मोहब्बत वाला नहीं था। और मुस्तफ़ा के बारे में क्या ख्याल है? कहीं इसके दिल में भी तो नहीं बसेरा कर लिया हमदिया शाह? अज़लान शाह, तुम्हें पता है तुम लाइलाज हो, हर रिश्ते को एक ही तराजू में तोलते हो। मेरा और सर का रिश्ता इल्म का है। यूँ फिर मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता बना? मैं तुम जैसे शख्स से रिश्ता बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। घिन आती है मुझे तुमसे, तुम्हारी सोच से, तुमसे जुड़ी हर चीज़ से। पता नहीं कैसे अज़लान शाह ने एक झटके से हमदिया की गर्दन को अपने हाथों में दबोच लिया था। मैं भी यही चाहता हूँ हमदिया शाह, कि तुम मुझसे नफ़रत करो, और बहुत करो, क्योंकि इसके अलावा तुम कर भी क्या सकती हो? अगर मोहब्बत की गुंजाइश निकालोगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैं कोई अरहम शाह या मुस्तफ़ा नहीं हूँ जो दिन रात तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे पढ़े। आखिर में इसकी आवाज़ में अज़ियत थी, एक अजीब सी कैफियत थी जो अज़लान शाह को खुद नहीं मालूम हो रही थी, और इसी कैफियत में हमदिया शाह को छोड़ा था और चला गया था। अज़लान शाह की उंगलियों के निशान हमदिया की गर्दन पर सख्त हो चुके थे। ये क्या हो गया था मुझे? क्यों मैंने अरहम का सवाल उठाया, हालांकि मैं जानता हूँ कि वो इसका मंगेतर है। अजीब सी कैफियत हो रही थी। पास पड़ा गुलदान इसने सामने दीवार पर दे मारा था। जाने अनजाने में हमदिया शाह ने अज़लान शाह को इग्नोर किया था। वो जो हमेशा हर जगह नुमाया पाया गया था, इसकी ज़ात को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया था हमदिया शाह ने। और हमदिया शाह को खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि क्यों इसने अरहम को इस तरह इन्वॉल्व किया। शायद वो अज़लान शाह को कुछ जतलाना चाहती थी। कुछ देर बाद एक नौ उम्र लड़का, जिसकी उम्र लगभग 13 साल होगी, वो ट्रे में खाना सजाए हमदिया के लिए लाया था। मैम, ये खाना खा लें, सर की हदायत है कि आपको खाना खिलाकर ही बाहर आऊँ। वो किसी रोबोट की तरह बोलकर चुप हो गया, जैसे इसने कसम खा ली थी कि अब दोबारा कुछ नहीं बोलेगा। ले जाओ ये खाना और अपने सर को कहो मुझे बताए कि तावान की सूरत में इसे क्या चाहिए। मैम, मैं आपका पैगाम सर तक पहुंचा दूंगा, पहले आप ये खाना ख़त्म कर लें, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और अगर मैं ना खाऊँ तो फिर नतीजन मुझे ये काम खुद अंजाम देना पड़ेगा। और उठाकर प्लेट में फ्राइड राइस डाले थे। रुको, मैं खुद खा लेती हूँ, तुम जाओ। मैम, मुझे ये प्लेट्स खाली वापस लेकर जानी है। ठीक है, तुम जब आओगे तो तुम्हें ये प्लेट्स खाली मिलेंगी। नो मैम, मुझे लगता है अपने हाथों से ही आपको खिला देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खाती हूँ। फ्राइड राइस और मंचूरियन डालकर इसने खाना शुरू किया। ये बताओ क्या काम लेता है ये अज़ान शाह तुमसे? लड़का खामोश रहा। अच्छा ये बताओ, स्कूल जाते हो? कफले खामोशी फिर भी ना टूटा। इसने 2 चम्मच खाकर हाथ खींच लिया। जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे मैं खाना नहीं खा सकती। मुझे खामोशी में खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए शायद आप इतनी बड़ी एंकर हैं। वो ये अल्फाज है जो गलती से इसके मुंह से अदा हुए थे, और लड़के ने अपनी ज़ुबान दांतों तले दबा ली थी। हा हा हा, हमदिया शाह का कहका गूंजा था। तुम्हें मुझसे बात करने से मना किया गया था। चलो कोई बात नहीं, अब बोल पड़े हो तो बताओ नाम क्या है तुम्हारा? मैं नहीं बताऊंगी तुम्हारे इस सड़े हुए करेले को तुमने मुझसे बातें की हैं। मेरा नाम सरमद है मैम, और पढ़ता हूँ। तो प्लीज़ मुझे मैम मत कहो, आपिया कहो, क्योंकि मुझे शौक़ है कि राहिम मुझे आपिया कहे, लेकिन वो बदतमीज़ मुझे हमदिया भी नहीं कहता, बल्कि बड़े अब्बा की तरह लाली कहता है। अच्छा बताओ यहाँ क्या करते हो? मेरे अब्बा अज़लान बाबा के मुलाजिम थे। इनका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। अम्मा तो थी नहीं मेरी। सो जब से मैं अज़लान बाबा के साथ होता हूँ और जब से स्कूल जाता हूँ तो हॉस्टल में होता हूँ, लेकिन जब छुट्टियों पर आता हूँ तो इनके बहुत से पर्सनल काम संभालता हूँ, जैसे अभी आपको संभाल रहा हूँ आपिया जी। अच्छा ये बताओ अभी हम इस वक्त कहाँ हैं? हम घर में हैं आपिया। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन बताओ कौन से शहर में हैं? अच्छा, बहुत होशियार वाक़या हुई आप। ये इन्फॉर्मेशन देने की इजाज़त मुझे नहीं है, सॉरी। ये कहना था कि बर्तन उठाकर वो वापस चला गया और वो रुको कहती रह गई। बड़ी दोस्ती हो गई तुम्हारी अपनी आपिया से सरमद? जी बाबा आप। वो अपने कमरे में होमवर्क कर रहा था जब अज़लान इसके कमरे में दाखिल हुआ।
बाबा आपको पता है मैं उनको कितना पसंद करता हूँ। दी हमदिया शाह को देखकर मेरा दिल क्या, मैं इनसे पूछूं कि आपको डर नहीं लगता? आप कैसे इतने बड़े बड़े सियासतदानों से आप कैसे सवाल करते हैं? लेकिन फिर अपना काम याद आ गया कि मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। बाबा आपकी तरह वो भी बहुत बहादुर हैं। वो आपकी तरह जालिमों के लिए जालिम और गमगुसारों के लिए हमदर्द है। दर हकीकत वो एक मासूम सी भोली भाली लड़की हैं। ओहो, तो बड़ा मुशाहदा किया है मेरी जान ने और बड़ा तज्जिया कर रहा है इसकी ज़ात पर। अच्छा ये तो बताओ, जो इसने तुम्हारे बाबा पर इल्ज़ाम लगाया इसके बारे में क्या ख्याल है? बाबा आप ही तो कहते हैं लड़कियों की अक्ल हमेशा इनके दिमाग के साइज से आधी होती है, तो वो तज्जिया ही यहाँ अप्लाई है। नहीं सरमद, इसने तुम्हारे बाबा की ज़ात के टुकड़े टुकड़े किए हैं, मेरी माँ की तरबियत पर सवाल उठाया है, इसको इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। बाबा अजलान शाह उठकर चला गया था। जब ये खबर नशर हुई थी अम्मा ने इसे कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन इसकी आंखों में अजीब से सवाल हलोकार लेते नजर आए थे। लेकिन मैंने इन सब सवालों का जवाब हमदिया की ज़ुबानी ही दुनिया तक पहुंचाना चाहता था। शहरून की तबीयत आज बिगड़ गई थी और अजान बहुत परेशान था कि कमर शाह और अम्मा दोनों उम्रे पर गए हुए थे। अभी 7 माह गुजरे थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी थी। ऐसे में सिर्फ आयत साथ थी। आयत ने जल्दी से अजलान शाह को फ़ोन किया था। वो खुद भी परेशान हो गया था और जल्दी ही लाहौर पहुंचना चाहता था। पहली फ़्लाइट से वो लाहौर पहुंच गया था। आयत ने जवेरिया को भी इतला कर दी और क्योंकि कुछ ही देर में सब मौजूद थे, लेकिन हमदिया शाह को किसी ने खबर नहीं दी थी। वो गहरी नींद में सोई हुई बुरी तरह डर गई थी, जैसे कोई बहुत प्यारी चीज़ इसे छीन कर ले जा रहा हो। वो उठकर बैठ गई। सारी रात वो रोती रही थी। ऑपरेशन कामयाब हो गया था, लेकिन बच्ची को अजीब तरह की एलर्जी हो गई थी और शहरून भी अभी होश में नहीं आई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि अगले 48 घंटे शहरून के लिए बहुत मुश्किल है। अजलान शाह बच्ची को लेकर एक पूरा डॉक्टर का पैनल साथ लिए बच्ची को इस्लामाबाद ले आया था। वहाँ चुक आज़ाद रोड पर बहुत अच्छा एलर्जी सेंटर था। वहाँ नन्ही सी जान को एडमिट करवाया था। अजलान शाह ने शायद पहली मरतबा अपने खुदा से शिकवे के अलावा कुछ मांगा था कि खुदाया इस नन्ही जान को बख्श दे। फिर खुदा जल्दी 4 घंटों की मेहनत बाद इस बच्ची के सांस ठीक हो गया और एलर्जी भी ख़त्म होना शुरू हो गई। अभी तक शहरून को होश नहीं आया था। वो एक दिन बाद बच्ची को लेकर अजलान वाला में आया था। पता नहीं कैसे इसके दिमाग ने काम किया था और अजलान शाह ने हमदिया को ब्लैकमेल करने का मंसूबा बनाया था। वो बच्ची को लेकर हमदिया शाह के कमरे में आया, जो इस वक्त जैनमाज पर बैठी जाने क्या ज़ारो न्याज कर रही थी खुदा से, और आंसू की एक लड़ी में बह जा रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे आहिस्ता से शबनम के कतरे आहिस्ता आहिस्ता फूल की पंखड़ी को भिगो रहे हैं। हमदिया शाह, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल हो गई। ये देखो किसको लाया हूँ तुमसे मिलवाने के लिए। हमदिया ने मुड़ कर देखा। पिंक लिहाफ में लिपटी नन्ही सी जान, जिसके चेहरे पर जगह जगह निशान थे, जैसे अभी एलर्जी ख़त्म हो रही है। कौन है ये अजलान शाह? ये तो तुम बताओ हमदिया, सुना है तुम्हारी हिस्स बहुत तेज़ है, बताओ ज़रा कौन है ये शहरून अपिया की बेटी है? जी बिल्कुल। लेकिन तुम्हारे पास क्या कर रही है? अभी तो बहुत वक्त बाकी था इसके आने में। तुम क्यों लाए हो यहाँ इसे? आपिया परेशान होगी। इतने सवाल हमदिया शाह, ये तुम पर इन्हसार करता है कि तुम अपनी आपिया को कितनी परेशानी की नौयत देना चाहती हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम मुझे मीडिया के सामने बेकसूर साबित करोगी। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो मैं भी इसको कभी वापस इसकी माँ को नहीं दूंगा। वैसे मेरा और इसका रिश्ता ऐसा है कि मैं इसको पाल सकूं। मैं इसको बाप का प्यार दूं और तुम माँ का। आफ्टर ऑल तुम इसकी आनी हो। और यू शट अप, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी छोटी सी बच्ची को माँ से दूर करते हुए? हमदिया शाह, लेट मत करो। वैसे भी अब तक ये खबर शहरून तक पहुंच चुकी होगी कि ये किडनैप हो चुकी है। इस वक्त इसकी हालत भी बहुत ख़राब है। अजलान शाह, तुम मेरी सोच से बढ़कर भी कमीने इंसान निकले हो। अभी तो मुझे तुमसे उम्मीद से बढ़कर हर काम करना है। तो बताओ मंजूर है? नहीं, अच्छी तरह सोच लो। तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन शहरून के पास नहीं है। अजलान शाह बच्ची को लेकर चला गया था। 10 मिनट बाद बच्ची के रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। क्यों कर रहा है वो? क्या इसको रहम नहीं आ रहा इस नन्ही सी जान पर? या खुदा, मैं क्या करूं? मैं मान लूं इसकी बात। अगर वो जालिम बन रहा है तो मैं भी कितनी औरतों के साथ नाइंसाफ़ी करूं ना। बहुत सोचकर आखिर थक कर सरमद को बुलाया और कहा कि अजलान शाह से कहो कि मैं तैयार हूँ। अजलान शाह थोड़ी देर बाद इसके कमरे में मौजूद था। अजलान शाह, मैंने बहुत सोचा, फिर कहीं पड़ी इशफाक अहमद की बात याद आ गई। जिस छाँव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, उस छाँव से धूप ही बेहतर है। अजलान शाह को चुप लग गई थी। कुछ देर बाद बोला, अगर तुम तैयार हो तो कपड़े मेहंदी जेवर भेजता हूँ, तैयार हो जाओ। बल्कि ब्यूटिशियन आती है तुम्हें तैयार करने के लिए। क्यों? मैं शो के लिए किसी डिज़ाइनर्स की वार्डरोब इस्तेमाल नहीं करती और मेकअप मैं खुद करती हूँ। मुझे मालूम है हमदिया शाह, लेकिन अपनी शादी के दिन तुम तैयार होती अच्छी थोड़ी लगोगी। क्या मतलब अजलान शाह?
मतलब ये कि मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम पर, तुम भी चली जाओ, तुम्हारी भांजी भी चली जाए और मेरा काम भी ना हो। बताओ, मुझे ज़मानत के तौर पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए निकाहनामे पर, लेकिन ये ज़मानत तो तुम किसी स्टाम्प पेपर्स पर भी ले सकते हो ना। कानून की नज़र में इसकी औकात ना होगी। हमदिया शाह, तुम मुझे जलील और रुसवा करने के नए तरीके ढूंढ रही हो। वो कुर्सी से उठकर फिर इसकी तरफ बढ़ा था। तुम मुझसे खुदा की कसम ले लो, मैं तुम्हारी हर काम ईमानदारी के साथ करूंगी। हमदिया शाह, वक्त बहुत कम है तुम्हारी बहन के पास। अभी अजान का फ़ोन आया था, बता रहा था कि अभी तक होश नहीं आया शहरून को। सोचो, जब ये मालूम होगा कि इसकी बच्ची भी अगवा हो चुकी है, तब क्या हालत होगी इसकी। बच्ची के रोने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। नर्स इसको खुद रुला रही थी ताकि इसकी सांस के नाले में कोई मज़र पानी चला गया था। अजलान शाह, मैं तैयार हूँ, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें क्लियर करूँगी तुम मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दोगे। वादा करो, बल्कि ऐसा करो, निकाहनामे पर यह हक़ मुझे दो। इतनी बेतबारी हमदिया शाह, हाँ मैं तुम पर यकीन ना करूँ, हाँ मैं तुम पर तब भी यकीन ना करूँ जब तुम्हारी गवाही पूरी दुनिया दे। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो हमदिया शाह, मैं कुछ देर में वकील और निकाह को लेकर आता हूँ। तब तक कम से कम अपने कपड़े तब्दील करो, मैंने सादा सूट भी मंगवाए हैं तुम्हारे। बल्कि अगर यूँ कहो कि निकाह के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारे पास दुपट्टा नुमा कोई चीज़ मौजूद हो, मैं पहन लूँगी। तुम जल्दी से अपनी कार्रवाई मुकम्मल करो। और फिर हमदिया शाह ने अजलान शाह की हर बात मान ली थी। वो हमदिया शाह से मिसिज़ हमदिया अजलान शाह बन चुकी थी। मुबारक हो हमदिया अजलान शाह। अजलान शाह, मेरे पास वक्त नहीं अभी किसी भी बात का जवाब देने के लिए। चलो, मुझे आपिया के पास जाना है। और वो फिर लाहौर के लिए रवाना हो गए थे बच्ची को लेकर। साथ डॉक्टर्स का पैनल भी था। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे, सब अजलान शाह के मशहूर थे। क्यों मगर हर कोई इसको मशहूर नज़रों से देख रहा था। अरहम तो मुल्क में था ही नहीं, वो अरहम भी मरी गया हुआ था, लेकिन वो अब पहुँच चुका था। यानी इसने हमदिया को पागल बनाया था और इससे निकाह कर लिया था। ये सब क्यों किया था इसने? कुछ देर बाद शहरून आपिया को भी होश आ गया। सभी आपिया को मिलने आ गए थे सिवाय इसके। आपिया ने खुद इसे बुलाया था। हमदिया जान क्यों नहीं आ रही थी? तुमको पता है कितनी परेशान थी मैं तुम्हारे लिए। आप या मेरे लिए परेशान ना हो। अपनी गुड़िया को पकड़े, वो बच्ची को पकड़ लाई थी। और फिर शहरून ने अपनी बच्ची को देखा, कमज़ोर सी बच्ची जिसके चेहरे पर हल्के हल्के निशान भी थे। इसके बावजूद बहुत पुरकशिश मालूम होती थी शहरून को। हमदिया, तुम इसका नाम रखो। जब तुम पैदा हुई थी मैंने तुम्हारा नाम रखा था। आपिया, मैं? जी बिल्कुल। हानिया, कैसा नाम है आपिया? बहुत अच्छा नाम है। अजान मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ। अगर माँ और मासी की मोहब्बत में से कुछ वक्त निकाल कर बाबा की तरफ भी देख ले तो क्या बात होगी। तो क्या ख्याल है हानिया बेटा, बाबा पास जाना है? वो हानिया को अजान को पकड़ाकर बाहर आ गई थी। जहाँ आए तो राहिम किसी बात पर लड़ पड़े थे। राहिम, क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को? आपको पता है ये राहिम मुझे कह रहा था कि गुड़िया मुझे मामी कहेगी, हालांकि मैं तो इसकी पुप्पो लगी ना। अरे अरे चुप करो आयत। अच्छा, तो राहिम ये मामी कहेगी आयत को और तुम्हें पुप्पा कहेगी। हमदिया, तुम बात को समझ नहीं रही, रुको मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ। तुम्हारे सब लॉजिक समझ आ रहे हैं। मैं ना अंदर जा रहा हूँ, मुझे लगता है आपिया मुझे बुला रही हैं। और वो अंदर भाग गया। आयत, तुम परेशान मत हो, राहिम ऐसे ही मजाक कर रहा है, तुम भी अंदर जाओ। मैंने गुड़िया का नाम हानिया रख दिया। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? नहीं, बल्कि मुझे ये नाम ही पसंद है। अच्छा चलो, ये तो अच्छा हो गया कि आनी और पप्पो की सोच कितनी मिलती है। काश बड़ बाबा और आनी की सोच मिलती। ये सिर्फ आयत की सोच थी मगर बोल नहीं सकती थी। आयत के साथ साथ पूरा ख़ानदान जानता था कि हमदिया ने जो शो किया था इसकी हवेली से, इसके बाद इसके घर वालों और इसकी हमदिया के घर वालों से कैसी सर्द लहर पड़ रही थी दोनों ख़ानदानों में। हमदिया इस वक्त आयत की आंखों में बहुत से सवाल पड़ सकती थी, लेकिन शायद वो भी बाकी लोगों की तरह अजलान शाह को नहीं जानती थी और आज इसे बेकसूर साबित करना था अजलान शाह को, तभी तो इस नामो निहार रिश्ते से जान छुड़ा सकती थी। वो आयत से इजाज़त लेकर घर के लिए निकली थी कि अजान भाई की कॉल आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आपिया तो ठीक है ना? हानिया को तो कुछ नहीं हो गया? अरे अरे रुको, तुम्हारी आपिया भी ठीक है और हानिया भी। मैंने तुमसे कोई और बात करने के लिए कॉल की है। अजान भाई, मैं जानती हूँ आज मैं अजलान शाह पर लगे तमाम दाग मिटा दूंगी। नहीं हमदिया, मैं तो तुम्हें असलम को पकड़वाने पर मुबारकबाद देनी थी। तुमने तो बहुत अच्छा कदम उठाया इनके खिलाफ। शुक्रिया भाई, लेकिन मैं सबकी नज़रों में सवालात पढ़ सकती हूँ। आपिया भी मुझसे इसीलिए नाराज़ हैं। बड़े अब्बू ने मुझे कॉल नहीं की इसी वजह से। बाबा भी नाराज़ हैं। आप भी शिकवे तो नहीं करते, लेकिन आपकी आंखों में मैंने अपने लिए कई सवालात देखे। हमदिया, तुम भैयों को नहीं जानते। वो शख्स बाहर से जितना नफीस है इतना ही अंदर से, बल्कि यूँ कहना चाहिए अंदर से कई ज़्यादा नफीस है। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। जी भाई, आज वो गलतफहमी अपने शो में दूर कर दूंगी। शुक्रिया तुम्हारा हमदिया, मुझे समझने के लिए, मेरी भैयों को जानने के लिए। वो कहते कुछ नहीं मगर महसूस वो सब कुछ करते हैं। वो बहुत हसास हैं, किसी की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ ही समझते हैं।
ठीक है भाई, फिर मैं आती हूँ घर जैसे ही आप ही आती हैं। क्यों अज़लान शाह क्यों? ये सवाल कई घंटों से इसका ज़मीर से पूछ रहा था कि हमदिया शाह को इसने अपने निकाह में क्यों लिया। ऐसा तो कोई प्लान नहीं था इसका। शायद ये सब कुछ इन बातों का असर था जो इसने असद और हमदिया के दरमियान उस रात सुन ली थी। अज़लान ने उसके कमरे में जहाँ हमदिया ठहरी थी एक खुफिया कैमरा लगाया था कि वो इसकी हरकतों से कनात पर नज़र रख सके। इस रात भी वो मोनीटर पर यूं ही देख रहा था कि अज़लान शाह के कानों से आवाज़ टकराई। अज़लान शाह से मोहब्बत? असद तुम्हारा दिमाग ना कितना छोटा है। इस इंसान से मोहब्बत का नफ़रत का रिश्ता भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो इंसान जितना खोखला है ना, वो अपने साथ रहने वाले शख्स को भी इतना ही खोखला कर देगा। मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या है, लेकिन मोहब्बत इज़्ज़त है, ये सुन रखा है मैंने। मोहब्बत तहफ़्फ़ुज़ है, मोहब्बत तो सुकून अता करती है, मोहब्बत तो मुकम्मल करती है। लेकिन जो शख्स अंदर से अधूरा होगा वो क्या किसी को मुकम्मल करेगा, और ख़ुद बेचैन होगा वो किसी को क्या सुकून अता करेगा। तुम्हें पता है असद अभी तक शादी क्यों नहीं की अज़लान शाह ने? कि कोई इसके अंदर झांक ना ले, कोई किसी को मालूम ना हो जाए कि वो कितना अकेला है। इसीलिए वो दूसरे तरीक़ों से अपने नफ्स की तस्कीन हासिल करता है। क्या मतलब हमदिया अब्बा? अभी मतलब को छोड़ो, मतलब समझने के लिए बहुत छोटे हो। आज के बाद मुझे और अज़लान शाह को अपने दिमाग में इकट्ठे सोचना भी ना। हमदिया शाह ने इसी वक्त बहुत सी बातें सिर्फ बातें समझ के बोल दी थी, लेकिन किसी की ज़ात के टुकड़े कर दिए थे अनजाने में इसने। अज़लान शाह को किसी की बात याद आ गई जो इसने कहीं पढ़ी थी। बेहतरीन तनकीद वो है जिससे किसी की अना नहीं बल्कि ज़मीर जगाया जाए। इन सब बातों ने अज़लान की अना चमकाई थी। वो इसके नतीजे में वो आज अज़लान शाह के निकाह में थी, लेकिन इन सब बातों पर इसको गुस्सा नहीं बल्कि खौफ आया था। कुछ बातों में वो इसके अंदर तक उतर गई थी। इसे खौफ था कि इसके राज ना खुल जाएं, इसलिए हमदिया को खुद तक महदूद कर लिया था। वो ऐसा ही था, हर चीज़ को खुद तक महदूद रखने वाला, लेकिन अनजाने अनजाने में इसने हमदिया शाह को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लिया था। कहीं ना कहीं अज़लान शाह चाहता था कि हमदिया शाह इसे गलत ना समझे। वो इसको अपनी सफाई पेश करना चाहता था, लेकिन हमदिया शाह इसकी सारी बातों से अनजान थी। वो अब भी इसको जालिम जल्लाद समझती थी, जो औरतों पर जुल्म और कमज़ोरों पर सितम ढाता था। इतना सारा अज़लान शाह को जान लेने के बाद भी ये जान ना पाई कि अज़लान शाह कितना हसास है। वो नफ़रत में इतना कुछ कर गुजरेगा। हमदिया शाह सोचती कि अगर इसको मोहब्बत हो जाए तो क्या करेगा। अज़लान शाह को समझ नहीं आ रही थी कि वो आज अपने आप से गुफ्तगू करने में मसरूफ़ था। आज वो हवेली के बाग में बैठा था। ये भी मालूम नहीं था कि घड़ी की सुइयाँ कितने घंटों का सफ़र तय कर चुकी हैं। अचानक इसका फ़ोन बोल उठा था। अज़ान की कॉल थी। भैया कॉल पिक करें, कितने मैसेज किए इसने, फिर अज़ान ने फ़ोन उठा ही लिया। हालांकि इस वक्त सिर्फ तन्हाई चाहता था। हाँ बोलो अज़ान। भैया आप घर पर हैं? हाँ। फिर जल्दी से टीवी लगाएं, हमदिया का शो चल रहा है। अच्छा मैं लगाता हूँ। वो जानता था कि वो कितने अच्छे दलाइल देती है, कितनी अच्छी वजाहतें देनी है। आज वो सबको ये समझा कर बल्कि मना कर उठेगी कि अज़लान शाह इस सारे वाक़ये में बेकसूर है। और जब तक अज़लान शाह टीवी के आगे पहुंचा, अम्मा की आंखों में भी आंसू थे और हमदिया शाह की आंखें भी भीगी हुई थी, लेकिन दोनों की वजह एक ही थी, अज़लान शाह। वो अपने शो के आखिरी मरहला तय कर रहे थे और फिर अपनी सदी का हसीन वाक़या हुआ और हमदिया शाह ने अज़लान शाह से लाइव शो में माफ़ी मांगी। और फिर हर जगह सोशल मीडिया पर हमदिया शाह को तनकीद का निशाना बनाया गया कि इतने नामूर सियासतदान पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए थी। कई लोगों ने कहा कि हमदिया शाह ने पैसा खा लिया है अज़लान का, और कई लोगों ने तो हद कर दी कि शायद अज़लान शाह हमदिया शाह को पसंद आ गया है। हमदिया शाह ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। फिर अज़लान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इसने नसरीन और रानी दोनों को साथ दिया और ये कबूल किया कि असलम इनकी हवेली में कैसे काम करने वाली औरतों के साथ बुरा सलूक करता था, और बताया कि शायद इसी वजह से हमदिया शाह को गलतफहमी हो गई थी कि मैं इन सब में इन्वॉल्व हूँ। इन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, मैं इनको खुले दिल से माफ़ करता हूँ, और नसरीन और रानी और इन जैसी और लोगों ने माफ़ी तलबगार हूँ। आप सब से भी गुजारिश है कि इस मौजू को मज़ीद उछाला ना जाए, और उम्मीद करता हूँ कि हमदिया शाह को मज़ीद तनकीद का निशाना ना बनाया जाए। पता नहीं क्यों किया था अज़लान ने, इसको खुद मालूम नहीं था। वो काफ़ी दिनों से हमदिया शाह को सोच रहा था, जिसकी वजह से इसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई थी। अज़लान शाह ने करोड़ों लोगों के सामने इसको सुरखरू कर दिया था, और इसी शाम हमदिया शाह को अज़लान शाह ने फ़ोन किया था, क्योंकि लोगों की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसको माफ़ी के मैसेजेस पहुंचे थे। वो शायद सो रही थी, इसीलिए फ़ोन उठाते इसकी गंभीर आवाज़ टकराई अज़लान शाह के कानों से। कौन? और अज़लान शाह ने जवाब दिया, तुम्हारे तारुफ के लिए इतना ही काफ़ी है, हम इससे हट कर चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। क्यों फ़ोन किया है तुमने? मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे तुम्हारे वकील के कागजात का इंतज़ार है, और तुम्हारे वकील से पूछ लूँगी आइंदा मुझे कॉल मत करना। हमदिया शाह किन कागजात की बात कर रही हो? अज़लान इतने भोले मत बनो। अच्छा
तलाक के कागजात की बात कर रही हो, अभी तो कुछ वक्त जुड़ा रहने दे अपने नाम के साथ मेरा नाम। अजलान शाह, मुझे तुम्हें याद करवाने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि तुम्हारी हदूद क्या है। हमदिया अजलान शाह, मियाँ बीवी के दरमियान कोई हदूद नहीं होती, वो लिबास होते हैं एक दूसरे का। तुम्हारे इस बात पर यही शेर आता है मुझे अजलान शाह। दिल के पिंजरे से परिंदों को उड़ा दो साहिब, आरजुओं को मुसलसल पाला नहीं करते। तो तुम्हारी ये भूल है कि अब तो ये तुम्हारी ये भूल है कि अब मैं तुम्हारे हाथों मजीद ब्लैकमेल होंगी। 1 मिनट में सारे ख़ानदान में तुम्हारी शराफत का पर्दा चाक कर दूंगी। हमदिया शाह, इस तरह तो तुम मेरा काम और आसान कर दोगी। अजलान शाह, मैं हर काम पुरसकून तरीके से करने की आदी हूँ, मुझे तमाशा लगाने पर मजबूर ना करो। हमदिया शाह, मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। और इसने फ़ोन बंद कर दिया। आज शाम इसकी मीटिंग थी मुस्तफ़ा साहिब के साथ। वो मुल्क से बाहर जा रहे थे जब इसने अजलान शाह के हक़ में शो किया था। आज वो इनसे कुछ महीनों की छुट्टियां लेना चाहती थी। वो जानती थी कि आज इसे काफ़ी डांट पड़ेगी। वो पहले ही तैयार थी। वो जानती थी कि वो बहुत मासूम इंसान है और जल्दी इसकी बात समझ जाएंगे। वही तो थे जिन्होंने इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने से बेशतर ही इसे एक मारूफ एंकर पर सुन बना दिया था। इसको अपना ये मामला ख़त्म करना था अजलान शाह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसा रहा सर आपका टूर? हाँ ठीक था। तुम मुझे बताओ, तुमने मेरे पीछे ये सब क्या कर दिया? हर सबूत था तुम्हारे पास, अच्छा मौका था, क्यों बाजी पलट दी तुमने? सर वो एक्चुअली मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था, इसी वजह से मैंने भी ये मामला ख़त्म कर दिया। लेकिन अब मैं पूरे सबूतों के साथ ये काम करना चाहती हूँ। वैसे भी आई नीड ब्रेक, मेरे पेपर्स हैं, इसके बाद मैं नए अंदाज से एक नया शो करना चाहती हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन वादा करो कि अजलान शाह को कैफरे किरदार तक पहुँचाओगे। जी बिल्कुल सर। बड़े अब्बू रात को ही वापस आए थे। इन्होंने इसे और मामा को साथ बुलाया था। वो स्टडी में थे जब वो दाखिल हुई, वहाँ मामा पहले ही बैठी थी। आओ बेटा। बड़े अब्बू आपने बुलाया? जी बेटा, आपसे ज़रूरी बात करनी है। बेटा शहरून 2 या 3 दिन तक घर आ रही है। अरहम का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो गया है और शायद अगले हफ्ते तक आ जाए। तुम्हारे इम्तिहान भी ख़त्म हो चुके हैं। मैं और तुम्हारी माँ सोच रहे थे कि ये सही वक्त है तुम्हारी और अरहम की शादी करने का। बड़े अब्बू, लेकिन बेटा मैंने सिर्फ अभी पूछा है, होगा वही जो तुम चाहती हो। आज तक मैंने तुम्हें किसी काम से नहीं रोका। तुमने बहुत अच्छा किया असलम जैसे बंदे को पकड़वा कर, लेकिन वहीं तुमने अजान जैसे बेटे पर इल्ज़ाम लगाकर अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं चुप रहा कि तुम अक्ल शऊर रखती हो, तुम कुछ जान जाओगी। हालांकि शहरून बहुत परेशान थी, फिर भी हम सब ने तुम्हें सोचने का वक्त दिया। तुम्हारा बाप बहुत गुस्से में था, लेकिन मैंने इसे खामोश रहने का कहा और तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे। तुमने इसे बेगुनाह साबित कर दिया। अब जब तुमने खुद अपने काम से ब्रेक लिया तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त सबसे बेहतर है। बड़े अब्बू, अभी मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। बेटा सोच लो, आज रात का वक्त है तुम्हारे पास। जी बड़े अब्बू। वो अजलान शाह को जाने कब से कॉल मिला रही थी, वो कॉल ही नहीं ले रहा था। या खुदा मैं क्या करूँ, वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने निकाह नामे पर साइन कर दिए। क्या सोचकर इसने अजान को कॉल बनाई थी। अजान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, क्या आपकी से बात हो सकती है? कैसा बेतुका सवाल किया था मैंने। एक्चुअली मैं तो भाइयों के साथ ब्राज़ील आया हूँ किसी काम से। आज ही हमारी फ़्लाइट है, कल हम पाकिस्तान होंगे। तुम शहरून को कॉल करो ना इसके फ़ोन पर, वो अपनी उठा नहीं रही। अच्छा तो फिर घर के फ़ोन पर कर लो। जी मैं करती हूँ। तुम ब्राज़ील हो, खुदा करे तुम्हारा वहीं एक्सीडेंट हो जाए, तुमसे जान छूट जाए। ये मैं क्या बोल रही हूँ, ना अल्लाह ना करे, लेकिन मैं क्या करूँ। अजलान शाह जानता था कि हमदिया शाह इसको कब से फ़ोन कर रही है, लेकिन पता नहीं वो क्यों फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। शायद इसे खौफ था कि फिर इन्हीं पेपर्स की बात करेगी, लेकिन अजलान शाह ऐसा क्यों कर रहा था? वो तो पहले ही मुकर्रर था ना कि इसे बेकसूर साबित करेगी। सारी मीडिया के सामने वो इसे तलाक नहीं वो पेपर्स देगा। लेकिन अब वो क्यों आंखें चुरा रहा था? तो क्या अजलान शाह को मोहब्बत हो गई थी हमदिया शाह से? रात के 12 बजे का वक्त था। पूरे शहर में रात जाग रही थी। इसी वक्त वो होटल 1 के रूम में था और खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क पर रोशनी और गाड़ियों का जैसे सैलाब उमड़ आया था। हर तरफ जल्दी मची थी, लेकिन अजलान शाह का दिल सिर्फ एक ही नाम की गिरदान पकड़े हुए था, हमदिया हमदिया। ये तो आगाही की रात थी। अगर मुझे मोहब्बत हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए भी, और हमदिया शाह के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर इसको सिर्फ अजलान शाह को सोचना होगा, इसके लिए ही सजना होगा और इसी के लिए रोना होगा और इसी के लिए हंसना होगा। वो क्या कहता है शायर, मैं कहूँ किस तरह ये बात इससे, तुझको जाना मुझी से खतरा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तुझे किसी से इतनी मोहब्बत हो अजलान शाह जितनी मुझे तुमसे है, मगर वो तुम्हारी दस्तरस से इतनी ही दूर हो जितनी मैं हूँ। अजलान शाह के कानों में मारिया की आवाज़ टकराई थी, जो दीवानों की तरह अजलान शाह को चाहती थी। यूनिवर्सिटी के 4 साल इसने हर लम्हा मारिया को इग्नोर किया था और आखिरी दिन इसने अजलान शाह को रूबरू पाकर ये बद्दुआ दी थी। तो क्या मारिया की बद्दुआ लग गई?
थी अजलान शाह को। नहीं, मैं हमदिया शाह को पसंद नहीं करता और ना ही मोहब्बत करता हूँ, बस कई दिनों से वो मेरे दिमाग पर सवार है और ये सब उसी का फतूर है। अजलान शाह खुद ही अपने आप को दलाइल पेश कर रहा था और इसके दिल मुसलसल ये दलाइल रद्द कर रहा था, लेकिन फिर भी अजलान शाह इनकारी था अपने दिल से। और अजलान शाह को कुछ घंटों की मजम्मत के बाद ये मानने में दिक्कत महसूस नहीं हुई कि इसके हसीन चेहरे से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि इसकी मासूम अदाओं से, इसके दुआ मांगने के तरीके से, इसकी होशियारी से, इसकी खुद एतमादी से। अजलान शाह ने जब इसे अपने दिल में टटोला तो हज़ारों ऐसे बातें थीं जो हमदिया शाह के हक़ में थीं। जाने कितना वक्त गुजर गया था हमदिया शाह को सोचते सोचते। वो आज दिन भर इतना मसरूफ़ रहा कि इसे लगा था कि वह बेड पर लेटते ही सो जाएगा, लेकिन आज रात जगा कर न अजलान शाह को अच्छा लग रहा था। इसके बावजूद अजलान शाह के पास ना कोई हसीन याद थी, ना कोई ऐसा हसीन वाक़या था जिसे याद करके खुद ही मुस्कुराए, लेकिन फिर भी वो हमदिया शाह को याद कर रहा था। वो एक हसीन फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने चलती जा रही थी। ये वही अजलान शाह था जिसके पास खुद को सोचने के लिए भी वक्त नहीं हुआ करता था। कहाँ वो दिन भर के काम के लिए ख्वार होकर, रातों को पार्टी मीटिंग से फारिग होकर सिर्फ अपना कमरा चाहता था जहाँ अजलान शाह और इसकी तन्हाई हो।